बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी भाई, हमने कोई कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट किए थे हमारे ईपीएस के, और मैंने कहा था आज हम सवाल करेंगे। सही है जी। ये सवाल टाइम सेव करने के लिए हम साथ साथ करते हैं। सेट है जी। फिर आप इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा। मैं आपको 3-4 सवाल एडिशनल इससे भी मुश्किल बना के दे दूंगा ताकि आपका हाथ अकॉर्डिंगली साफ हो जाए। सही है जी। हम साथ साथ कर लेते हैं और फिर मैं आपको एक दो एडिशनल चीजें बता दूं जो मुझे लगता है कि पेपर में आ सकती हैं, तो अकॉर्डिंगली वो भी आज ही की क्लास में कवर हो जाए। और कल का एजेंडा भी आज ही बता देता हूँ। कल सुबह 10 बजे क्लास है, और कल की क्लास में हमने कवर करना है सर गवर्नमेंट ग्रांट, और मैं पूरा साथ साथ सवाल सॉल्व करवा रहा हूँ। यानी कल की क्लास इतनी इफेक्टिव होगी, सारे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होंगे और सारे सवाल भी साथ साथ हो जाएंगे, वो भी पूरी प्रेजेंटेशन पे। आपको सिर्फ कैलकुलेटर यूज करना है। सही है जी। तो कल की स्ट्रेटेजी कुछ इस तरीके से है। इतनी सुबह नहीं है ये कशफ, ये थोड़ी सी सुबह है। 10 बजे। इसको बोल भाई, इससे अच्छा माउस देता ही नहीं, चल ही नहीं रहा। वायरलेस आपका है? वायरलेस मेरा ऊपर मेरे बैग में शो, तो बस उसके बगैर गुजारा करेंगे आज। रहने दे, बैठिया बैठिया। ये रिकॉर्डिंग मिलती है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे, पोर्टल पे। ऑब्वियसली नेम यूनिक है मेरा। ओके जी। अभी तो एआरटीडी बिजनेस स्कूल लिखा हुआ है। ईपीएस आज खत्म हो जाएगा जी। तीसरे दिन भी खत्म नहीं हो तो वालेकुम सलाम। बस 1 मिनट दे दे, मैं फाइल निकाल लूं भाई। वालेकुम सलाम। हाँ, माउस नहीं नहीं, अभी बस मैं इस पे से निकाल रहा हूँ। मैंने बस अपने आपको ईमेल की थी, वो निकाल लूं बस, ये रहा। 10 बजे सुबह कल क्लास। अच्छा भाई, प्लीज इधर देखिएगा। IS-20 बिल्कुल कल की क्लास में 10 से 1 होगी। अच्छा जी, इधर देखिएगा प्लीज, बातें नहीं। अच्छा भाई, हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि सर आपको बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस निकालनी है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, और मैं जिससे पूछूंगा वो मुझे जवाब देगा, ताकि रिवीजन भी होता है और साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी हो जाए। कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है इधर। अच्छा भाई, हमने सबसे पहले आपको पता है कि मैं डाइल्यूटेड ईपीएस की वर्किंग कर ही नहीं सकता जब तक क्या निकाल लूं, बेसिक ईपीएस। यानी सर हम इस सवाल के अंदर डाइल्यूटेड से रिलेटेड हर उस इंफॉर्मेशन को इग्नोर करेंगे जब तक मैं एक ईपीएस ना निकाल लूं। कौन सी? बेसिक ईपीएस। बस ये बात याद रखिएगा। आ जाए एक एक करके देखते हैं। सर मुझे इतना पता है कि बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन के लिए मुझे सर दो फैक्टर्स चाहिए। प्लीज सुनिएगा। बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन के लिए मुझे दो चीजें चाहिए सर। सबसे पहले सर प्रॉफिट ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का, और उसको डिवाइड करूंगा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर से। तो मेरे पास आ जाएगी भाई बेसिक ईपीएस। चलें भाई, इस सवाल में देख लेते हैं
इस सवाल के अंदर सर प्लीज फोकस करिएगा, मैं आपको ये दे भी दूंगा बाद में। इधर हमारे पास ओपनिंग शेयर कैपिटल यानी ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिए हुए हैं, तो दैट मींस कि ये बैलेंस शीट के कुछ एक्सट्रैक्ट्स हैं, यहाँ पे अमाउंट आ रही होगी। हम ये कह रहे हैं कि भाई 2019 मतलब लास्ट ईयर, और इस साल का क्या हो जाएगा ये ओपनिंग। तो मुझे एक बात बताओ प्लीज कि क्या इसको मैं जब 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास शेयर्स आ जाएंगे? तो आपने ये कहा कि आपके पास कुल मिला के 5 लाख शेयर्स हैं ओपनिंग ऑर्डिनरी शेयर, सही है जी, क्योंकि ईपीएस किस शेयर होल्डर की निकाली जाती है? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। आपने शेयर्स निकाल ली। अच्छा मैं तुमसे ये बात पूछूं, क्या ये शेयर्स रख के ईपीएस निकाल लूं या चेंजेस होंगी? अच्छा अब चेंजेस, फर्दर इशू, बायबैक, बोनस, राइट, सब हो सकता है। चलिए जी एक एक करके इवेंट्स को देखते हैं। फिर देखो पूरे सवाल को रीड करना है, और पूरे सवाल को रीड करने के बाद पहले हम फैक्टर्स निकाल लेंगे। फैक्टर भी दो तरीके के होंगे, एक बोनस फैक्टर, दूसरा राइट एडजस्टमेंट फैक्टर। बोनस फैक्टर तो इटसेल्फ बोनस है, राइट फैक्टर जो निकालता हूं उसके अंदर भी बोनस ही होता है, और मैंने तुम्हें प्रूव भी किया, वो खुद ब खुद उसको ऐड कर देता है। क्लियर है? अब प्लीज फोकस करिएगा। मैंने कहा 10% प्रेफरेंस शेयर्स आर इररिडीमेबल एंड क्यूमुलेटिव इन नेचर। अब 10% के पहले ये कहानी समझ लेना ताकि तुम्हें रीड करने की एबिलिटी आ जाए। तो सुनिएगा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। यहाँ पे ये प्रेफरेंस शेयर 10% नहीं है, ये इसका रिटर्न बता रहा है 10%। ये बहुत सुकून से सुनना तुम लोग। 10% प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ पे लिखने का मतलब यह है कि ये प्रेफरेंस शेयर्स पे रिटर्न कितना दिया जाता है? 10%, क्योंकि इनका रिटर्न क्या होता है? फिक्स। तो 10% से मतलब यह है। ऊपर क्या आपको ये बताया गया है कि ये जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं 10% जिन पे रिटर्न दिया जाता है, क्यूमुलेटिव है, रिडीमेबल है, रिडीमेबल है? ऊपर नहीं बताया, बैलेंस शीट में नहीं बताया। नीचे देखो फर्दर इंफॉर्मेशन में, वो कह ये रहा है कि ये 10% के सूद या जो भी रिटर्न रखने वाले प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो इररिडीमेबल हैं। तो सर मेरा दिमाग ये चला कि ये इक्विटी है, तो ये डेट नहीं है। चलें जी, हमने पहले लिख दिया भाई ये इक्विटी है, समझ आ गई बात। और सर ये क्यूमुलेटिव है। अच्छा अब मैं अगर दिमाग ये चलाऊं कि इस पे अगर इस साल कोई डिक्लेरेशन ना भी हो तो भी देना पड़ेगा, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से माइनस करना पड़ेगा। अच्छा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से माइनस इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये इंटरेस्ट नहीं है जो माइनस हो चुका हो, इसको हम माइनस करेंगे चाहे डिक्लेयर हो। हमने ये सीखा हुआ है अर्निंग्स के लिए। चलो जी आगे देखते हैं। अब मैंने कहा 15% प्रेफरेंस शेयर, सर क्या ये 15% प्रेफरेंस शेयर्स की बात कर रही है? उसका रिटर्न बता रहा है, रिटर्न बता रहा है कि वो जो 15% ऊपर आपने प्रेफरेंस शेयर्स की बात की है जिसका रिटर्न 15% है, उसकी बात कर रहे हैं। वो क्या है? क्या है सुनना, इररिडीमेबल है सर, ये भी तो इक्विटी है। और क्या है? अच्छा इसके ऊपर जो 15% का रिटर्न है माइनस कर दूं? अभी देखेंगे पूरे सवाल में डिक्लेयर हुआ या नहीं हुआ। वेरी गुड जी, साथ साथ लेके चलते हैं इसको। ईच शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू, ये किसके लिए? डाइल्यूटेड के लिए बता रहा है। अच्छा बेसिक निकालते वक्त तो नहीं सोचूंगा ना। अच्छा यानी सर मुझे यहाँ पे ऐसी मैं लिख रहा हूँ ग्रीन से कि पहली ऐसी चीज मिल गई है जो मुझे डाइल्यूटेड निकालते वक्त कंसिडर करनी है, अभी नहीं, बेसिक के बाद। चलें जी, वो कह भी ये रहा है कि इनमें से कोई भी कन्वर्ट नहीं हुआ है, यानी प्रेफरेंस शेयर से ऑर्डिनरी शेयर्स में नहीं है। तो सर चलो अच्छी बात है, नहीं है। अगली जोड़ंगी पे चलते हैं। इधर कंपनी ने फर्दर इशू किया है 2.5 मिलियन रुपीस का, यानी ये पैसे हैं, और एक शेयर इन्होंने जो इशू किया था लोगों से पैसे लिए थे, और प्रीमियम यानी इसको मैं 15 से डिवाइड करा दूं 25 से, क्योंकि मैंने 15 रुपए ज्यादा चार्ज किए हैं, तो ये बोनस तो हो नहीं सकता, ऐसा ही है क्योंकि ये मार्केट इशू हुआ है। अच्छा जी आगे, यानी सर मैं इसको 25 से डिवाइड कराऊंगा, मुझे इतना पता कितना आ गया? 1 लाख शेयर्स हैं भाई। ये हमें बात समझ आ गई कि हमने भाई सीधी सी बात है ना कि हमने जितने लोगों से पैसे लिए हैं शेयर की प्राइस भी होगी, और उसने बता दिया 15 के प्रीमियम पे इशू किए हैं, तो प्रीमियम तो पार वैल्यू के ऊपर होता है, तो पार वैल्यू हो गई 10, प्रीमियम 15, कुल मिला के 25। तो अगर मैं देखना चाहूँ कि 2.5 मिलियन जो मेरे पास आए वो कितने रुपीस के, कितने पर शेयर प्राइस होगी, तो 25 थी। तो क्या मैं ये निकाल सकता हूँ कितने शेयर इशू किए गए होंगे? कितने? 1 लाख।
मुझे क्योंकि यहाँ पे शेयर्स की कैलकुलेशन में शेयर्स चाहिए होते हैं, अमाउंट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही। इधर ऑन जुलाई 1, 2020 कंपनी मेड अ राइट इशू ऑफ 20%। अच्छा, अब एक एक करके तुमसे पूछता हूँ, मुझे एक बात बताओ, ये राइट जो है 20% का ओपनिंग पे मिलेगा, फर्दर इशू पे? अच्छा, तो इसमें दो चीजें होंगी, बोनस और पैसों वाले शेयर्स। तो बोनस के लिए फैक्टर निकालना पड़ेगा, अभी बस याद रखते हैं ताकि ये देखें। इधर एक्सरसाइज प्राइस है 15, सही है। एक्सरसाइज प्राइस से ऊपर प्रीमियम क्या रहा था, ये सिर्फ 15 पे इशू हुए हैं, ये सिर्फ 15 पे इशू हुए हैं। आगे देखो, बोल ये रहा है कि मार्केट वैल्यू राइट इशू से पहले कितनी थी, तो आपने फ्री में भी इशू किए हैं, और फ्री में इशू किए हैं इसका मतलब डिस्काउंट है, और डिस्काउंट है तो मतलब बोनस है। बोनस को अलग करना होगा, पैसों वाले शेयर्स को अलग करना होगा। चलें जी, अभी देखते हैं। यानी अच्छा, इसके लिए एक और प्राइस भी निकलेगी, एक्साइड प्राइस, तो वो देखते हैं अभी आगे। फिर कंपनी ने बोनस इशू किया है 10% का 1 अगस्त 2020 को। चलो एक बात पे गाइड करो, ओपनिंग पे बोनस मिलेगा, फर्दर इशू पे, राइट पे, तीनों पे? बेहतरीन। यानी अच्छा, एक और चीज, राइट के अंदर छुपे हुए बोनस पे भी बोनस मिलेगा, और राइट के अंदर जो पैसों वाले शेयर्स हैं उन पे भी। यानी हम कहेंगे कुल मिला के राइट पे, ऐसा ही है। तो फैक्टर अप्रोच है ही इतनी आसान, खुद ही मल्टीप्लाई करोगे आंसर आते रहेंगे। चलिए जी, अभी इसको प्रूव भी करेंगे आगे। इधर फिर ये कह रहा है डिबेंचर्स, सर ये तो होगी लाइबिलिटी, डिबेंचर का रिटर्न कितना है, 12%। अच्छा भाई, डिबेंचर वर इशूड ऑन जनवरी 1, 2018, यानी कुछ सालों पहले की बात है, सही है जी, अभी तो 2020 चल रहा है। एंड आर कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स एट द ऑप्शन ऑफ डिबेंचर होल्डर, यानी सामने वाले को हमने ऑप्शन दिया है, तो चाहो तो आप इसको किस में कन्वर्ट करना, ऑर्डिनरी शेयर। अच्छा, कन्वर्जन ऑप्शन अलाउ करता है डिबेंचर होल्डर को कि वो कन्वर्ट करे हर एक डिबेंचर को इनटू 2 ऑर्डिनरी शेयर्स। अच्छा भाई, 2 ऑर्डिनरी शेयर्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा, उसको ऑप्शन दिया गया। आगे सुने, 1 मई 2020 को 40% डिबेंचर होल्डर ने एक्सरसाइज कर लिया कन्वर्जन ऑप्शन। अच्छा आप सर, ये तो गेम हो गई, अभी जो ऊपर से चुरंगियां चलाते हुए आए थे, ये देखो हमें इंफॉर्मेशन बता रहा है, पर आपको नहीं लगता कि जब ये कन्वर्ट होंगे तो ये फर्दर इशू कहलाएंगे? तो क्या बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन में आएंगे? कौन सी डेट से? 1 मई से। कौन सी डेट से? 1 मई से। पहले बताओ, ये बात क्लियर है, पक्की बात है? चलिए जी, यानी ये हमको याद रखना है कि 1 मई से आएंगे। यानी अच्छा, अब एक एक करके खाली इवेंट्स देख लेते ताकि तुमने मुझे 1 जनवरी को ओपनिंग। अच्छा, 1 जनवरी के बाद इवेंट्स देखो, 1 जनवरी के बाद आप देखें कि कंपनी ने फर्दर इशू किया कब, मई आएगा इसके बाद। अच्छा आप सुनना मेरी बात, ये फर्दर इशू हो गया, इसके बाद मई में ये कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये भी शेयर्स आ जाएंगे। कितने शेयर होगा? 3, ओपनिंग, फर्दर इशू, कन्वर्टेड। अच्छा, अब जो राइट दोगे, गेम तो यहां से शुरू होगा, अब जो राइट दोगे ओपनिंग पे, फर्दर पे और कन्वर्टेड पे, और जो बोनस दोगे वो सब पे। याद रहेगी ये बात? चलिए जी, हमने खाली इवेंट्स को जॉट डाउन करना है कि भाई कब क्या कैसे चल रहा है। क्लियर है जी? तभी आपके सामने कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है। इधर मैंने ये कहा ड्यूरिंग द ईयर ऑन जून 1, 2020, यानी इस साल की बात कर रहा है, कंपनी ने शेयर ऑप्शन स्कीम इशू की है अपने एम्प्लॉइज को, जिसमें हर एम्प्लॉय इंटाइटल्ड है 50 शेयर ऑप्शंस के लिए। अच्छा जी सुनना, ईच ऑप्शन इज कन्वर्टेबल इनटू, अगर किसी एक एम्प्लॉय के पास एक ऑप्शन है तो वो 20 शेयर खरीद सकता है, सही है। पर सर मुझे एक बात बताएं, ये भी तो बताएं एम्प्लॉइज कितने हैं। सर आपके पास जो एम्प्लॉइज हैं वो 500 है, और मैंने देखो एक्सरसाइज प्राइस कितनी रखी है, 10, और मैंने बताया कि भाई पूरे साल में जो एवरेज मार्केट प्राइस थी वो 25 थी, और बोल ये रहा है कि कोई भी ऑप्शन एम्प्लॉइज ने एक्सरसाइज नहीं किया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये तो बेसिक की बात नहीं हो रही, तो डिबेंचर्स में तुमने बेसिक की बात क्यों की? कन्वर्ट हो गए थे। इसकी बात कब करूंगा? डाइल्यूटेड निकालेंगे, जब डाइल्यूटेड निकालेंगे। अच्छा, डाइल्यूटेड में ये वाले मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, सारे शेयर आएंगे फ्री वाले? फ्री वाले, क्योंकि इसके अगेंस्ट में कुछ के पैसे मिलेंगे, उसका पंगा, पंगा किसका है? फ्री वाले का। बात क्लियर है? अच्छा, तो बाकी जो वो आपके, प्लीज सुनिएगा, जो बाकी जो आपका लोन वोन कन्वर्ट होता है सर, उसमें तो 1 रुपया भी नहीं आता, इसलिए पूरे के पूरे शेयर डाइल्यूटेड में जाते हैं।
इसमें क्यों जा रहे हैं सिर्फ फ्री वाले? क्योंकि इसमें कुछ के अगेंस्ट में क्या आता है? पैसा आता है। क्लियर है भाई? ये बात समझ आ गई? चलें जी आगे। अकाउंट्स की ऑथराइजेशन डेट है मार्च 31, 2021, अगला साल। पर उससे पहले एक बोनस इशू हुआ है, तो ये तो 2021 में हुआ है। अच्छा, आप कह रहे हैं सर 31 दिसंबर 2020 के बाद और एजीएम से। अच्छा, वैसे तो ये इवेंट ईयर एंड के बाद का है, सही है, ईयर एंड के बाद का है, क्योंकि आप ईपीएस के लिए इसको समझेंगे कि ये कब इशू हुआ, ईयर एंड से पहले, ताकि कोई मैनिपुलेशन ना हो सके। पर असल में कब इशू होंगे? ईयर एंड के बाद। भाई बात क्लियर है ये वाली? चलिए जी, बेहतरीन हो गया, ये कॉन्सेप्ट भी इसमें कवर्ड है। अब इधर मैंने कहा कि भाई कंपनी ने कमाए हैं 4.5 मिलियन, ये तो आ गया पूरी कंपनी का प्रॉफिट। आगे सुनिएगा, नो डिक्लेरेशन हैव बीन मेड फॉर एनी डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 2020। अच्छा, यानी एक बात तो ये समझ आ गई कि नॉन क्यूमुलेटिव वालों का रिटर्न माइनस नहीं होगा। पक्की बात है, सिर्फ किसका होगा? चाहे डिक्लेयर हुआ हो या ना हुआ हो। भाई यहाँ तक साथ है? चलिए, सवाल की अंडरस्टैंडिंग मेरे पास अब एक एक करके आप साथ देंगे, फिर हम करेंगे। सबसे पहले आसान चीज अर्निंग निकाल लेते हैं। अच्छा भाई, अर्निंग्स के लिए आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चिपका दिया सर 4.5 मिलियन, ऐसा ही है? इसमें से आप लेस करते हैं रिटर्न ऑफ क्यूमुलेटिव। सर आप जाके देखें पहले सवाल में, ये क्या लिखा हुआ है? सही है इधर? अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा कि भाई हमें कैसे पता लगे क्यूमुलेटिव कौन से? नीचे पहली इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ था 10% वाले क्यूमुलेटिव है, सही है जी। हमने ये अमाउंट पिक की, 2 मिलियन की अमाउंट रखते हैं ये लोग, तो 2 मिलियन पे रिटर्न कितना दूं? 10%। तो सर आपने किया ये कि 2 मिलियन पे 10%, 2 लाख रुपीज, यह आ गया 4 पॉइंट। आप ये कह रहे हैं कि सर ये वो पैसे हैं जो सोलली किसके हैं? लॉजिक भी यही कहती है कि उसके, क्योंकि उसका रिटर्न माइनस करने के बाद उनके लिए यही बचता है। नॉन क्यूमुलेटिव की डिक्लेरेशन होती है, वो भी कटाता है यहाँ से। सही है जी, आगे। सर ये मेरी ईपीएस निकालने के लिए काफी नहीं है। अच्छा भाई, ये कैसे पता लग रहा है? शाजिल कह रहे हैं कि ये कैपिटल है। चस्सी, जब तुम नशा करके सोए हुए थे आते ही बताया था मैंने। भंगी, ये क्या दिए हुए हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या आते हैं? नंबर्स आते हैं या अमाउंट आती है? अच्छा भाई, इधर सुकून से अब मुझे एक बात बताओ भाई, हमने यहाँ पे निकालना है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। चलें जी। पर सर मुझे एक बात ये पता है कि वेटेड एवरेज निकालने के लिए मैं पहले फैक्टर्स की कैलकुलेशन कर लूं तो जिंदगी आसान। सही है जी। पहले तो हमने इवेंट वाइज देखा, मेरे ख्याल से पहले फैक्टर निकलना चाहिए राइड का, डेट के हिसाब से अगर देखूं मैं। सही है जी, तो मैंने कहा आ जाओ भाई राइड का। पर राइड का फैक्टर निकालने के लिए तुम्हें चाहिए, चलें जी वो भी देखते हैं। अच्छा पहले बताओ राइड कौन सी डेट पे इशू हुआ है? 1 जुलाई को। क्योंकि मैं यहाँ पे डेट लिखूंगा तो मैं मतलब अकॉर्डिंगली अप्लाई कर पाऊंगा उसको। सही है जी। हमने कहा कि भाई ये इशू हुआ है July 1, 2020 को। सही है जी। एक शेयर मार्केट में राइट इशुएंस से पहले 30 का है, दिस इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू बिफोर राइट इशू। सर हमने ये कहा कि भाई ये 30 आ गया। मैंने कहा जिसके पास एक शेयर होगा उसको कितने परसेंट का राइट मिलेगा? 20%। तो इफेक्टिवली कितने पे करेगा? अच्छा जी, जिसके पास एक शेयर होगा उसके पास हो जाएंगे 1.2, और यह आ गया सर 27.5। यह आ गई सर मेरी एक्स राइट प्राइस। ये तो बेंचमार्क प्राइस निकालिए जिसके हिसाब से मैं काम कर पाऊंगा। अब मुझे एक बात बताओ सर, हमने यहाँ पे बोनस फैक्टर निकाल लेना है, और जिसका फॉर्मूला होगा मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय
एक्स राइट प्राइस। ये बेसिकली ये शो कर रहा है कि आपने फ्री के प्रोपोर्शनेट की वजह से आपकी प्राइस कितनी कम हो रही है। तो ये चिपकाओगे खुद ब खुद बोनस उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। क्लियर है जी यहाँ तक? ओके जी आगे। अब सर पहला फैक्टर तो ये आ गया। अब सर इसके बाद देखते हैं इवेंट वाइज के कंपनी ने 1 अगस्त को 10% का बोनस दिया है। तो हमने यहाँ पे डेट लिख दी August 1, 2020। सर 1.1 कर लें, 10% निकाल के ऐड करूं या डायरेक्टली 1.1, बात एक ही है। चलिए जी सर आइडियली यहाँ सवाल खत्म हो जाना चाहिए था, पर क्योंकि इसमें कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है कि ईयर एंड के बाद एजीएम से पहले। अब जो बोनस इश्यू हुआ है तो मैंने आपको सिखाया था, लॉजिक भी बताई थी कि उसको मैं समझूंगा इसी साल में। सही है जी। अब सर मुझे देखें वो कितना परसेंट है, 5%। तो इवन दो उसकी डेट है Feb 1, 2021, पर फिर भी मैं इसको यहाँ कंसिडर करूंगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेटिंग ईपीएस। असल में ये कब इशू होगा? हमें याद आ रहा है ना, लॉजिक दी थी कि भाई कंपनी के पास, कंपनी के शेयर होल्डर्स की जेब में ये शेयर्स आएंगे, ईपीएस भी ज्यादा दिखेगी, जो कि होनी नहीं चाहिए। चलिए जी मेरे ख्याल से सारे फैक्टर्स आ गए। अब हम वेटेड एवरेज की वर्किंग कर सकते हैं, तो प्लीज आप सुकून से साथ रहिएगा इधर। मैंने ये कहा ओपनिंग शेयर्स थे मेरे पास 5 लाख। अब डेट्स हैं आपके पास, सुनिएगा और मुझे बताइएगा क्या इस ओपनिंग पे ये राइट वाला बोनस मिलेगा? ये वाला बोनस हमने कहा भाई बिल्कुल मिलेगा, 30/27.5। इस ओपनिंग प्लस राइट वाले बोनस पे अगला बोनस मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। मैंने कहा भाई 1.1। अब देखो ये खुद ब खुद चीजें ऐड होती जा रही हैं, आपको अलग अलग ऐड करने की नीड नहीं है। आप सुनिएगा, मैंने कहा इस ओपनिंग प्लस राइट वाले बोनस पे जो 10% का बोनस मिला है, इन सब पे 5% वाला बोनस भी मिलेगा। तो 5% निकाल के ऐड करूंगा डायरेक्टली 1.05। 1.05 और इसका फैक्टर, क्योंकि ये ओपनिंग से रिलेट करता है जितना भी है, कितना आ गया? 36 आ गया। चले जी कोई पंगा यहां तक? अच्छा भाई अब इवेंट वाइज चलें तो मेरे ख्याल से फर्दर इशू हुआ है। अच्छा फर्दर इशू देखें तो डेट है उसकी कोई April 1। चलें जी हमने सर April 1 कितने निकाले थे तुमने? इसको यूं कर लेते हैं कि 2.5 मिलियन डिवाइड बाय 25, ऐसा ही है। हमारे पास आ गए 1 लाख शेयर्स, ताकि याद रहे ये फर्दर इशू के शेयर्स हैं। अच्छा इस फर्दर इशू पे जो राइट से पहले हुआ है, तो राइट वाला बोनस मिलना था इस पे। अच्छा मैं ये कह सकता हूँ इस पूरे पे राइट मिलना था, पर मैं अभी सिर्फ जो फैक्टर निकाला है इसके अंदर राइट का बोनस चिपका देता हूँ ताकि वो अकॉर्डिंगली ऐड हो जाए। चलें जी यानी इस 1 लाख के अंदर जितना राइट का बोनस बनता है इसके अंदर ऐड कर दो। और वो कैसे ऐड करेंगे भाई? 30 ओवर, भाई मुझे ये पता लग गया कि इस पूरे 1 लाख पे राइट मिलना था, राइट का बोनस तो इसी दिन से अज्यूम करना था, हमने वही चिपका दिया। अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ क्या फर्दर इशू प्लस जो राइट का बोनस है, इन दोनों पे क्या 10% का बोनस मिलेगा? यस सर। अगर डेट वाइज देखें तो वो अगस्त की डेट है, तो बिल्कुल मिलेगा सर। हमने 1.1 से मल्टीप्लाई किया, अब इन तीनों पे 5% का बोनस भी ऐड करने की जरूरत है या खुद ब खुद हो रहा है? खुद ब खुद जी सर। तो हमने 1.05 और टाइम फैक्टर तो आप वो डेट देख के पता लगा सकते हैं कि अप्रैल से लेके दिसंबर तक 9 मंथ। यही है जी, मतलब एक्यूरेट फिगर्स ही रखी हैं। इधर सुनना आप, मुझे एक बात बताओ भाई, ये भी डन हो गया। अच्छा अब मुझे इतना पता है कि अब जो इवेंट वाइज देखूं तो जुलाई आ रहा है राइट इशू का, आई थिंक इससे पहले कुछ कन्वर्ट भी हुए हैं, तो पहले उसकी कैलकुलेशन कर लें, उसके बाद राइट आएगा ना, क्योंकि कुछ शेयर और भी आए हैं पैसों की मद में आए या कन्वर्जन की मद में, पर शेयर्स तो आए ना, बेसिक के में तो आएंगे। चलें जी इधर, अब मुझे एक बात बताएं भाई इधर सब बच्चे कि सर हम यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट देख लेते हैं। वो कह रहा है कि भाई आपका जो डिबेंचर है वो 1.50 का है, तो अगर मैं 6 मिलियन को 50 से डिवाइड करूं तो आप मुझे एक बात बताएं, आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स मिल जाएंगे? अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो ऐसा ही है। चलें जी हमने सर यहाँ पे पहले May 1 की हेडिंग डाल दी,
और यहाँ पे लिख दिया भाई ताकि याद रहे। अच्छा जी, कितना था? 6 मिलियन था। प्राइस कितनी थी? अच्छा, 1.20। अच्छा, ये तो आ गए डिबेंचर्स। अच्छा, अब आगे सुने इधर। मैंने ही देखें, इसको यहाँ से रीड करना है। पहली मई पे 40% डिबेंचर होल्डर ने एक्सरसाइज कर लिया। पर अब ये तो देखो कि एक डिबेंचर कन्वर्ट कितने शेयर्स में हो सकता है? 2 शेयर्स में। तो सर अब हमने सिंपल एक काम ये किया कि पहले तो इसका 40% ले लिया और फिर उसको मल्टीप्लाई कर लिया 2 से 90। अच्छा, कुल मिला के हमने 96,000 शेयर इशू किए होंगे। सही है जी। अच्छा भाई, 96,000 शेयर जो मैंने इशू किए हैं, अब सर समझें कि ये फर्दर इशू है। इस पे राइट मिलेगा तो उसका बोनस भी मिलेगा, तो उसका बोनस यहीं पे ऐड कर दूं फैक्टर लगा के। तो सर हमने फैक्टर चिपका दिया 30/27.5। क्लियर है? चलें जी। फिर मैंने कहा इस पे ये 10% भी मिलेगा और इसका टाइम फैक्टर कितना रखूं? 8/12। कितना आ गया? चेक कर लो, यही है 80640, यही है, चेक कर लो। अच्छा भाई, सिंपल देंगे 6 मिलियन का टोटल डिबेंचर। एक डिबेंचर कितने का? 50 का। मुझे पता लग गया कितने डिबेंचर हमने इशू किए हुए, कितने हो गए? 1.20। हमने सामने वाले को ये ऑप्शन दिया हुआ है कि चाहो तो पैसे ले लेना इस लायबिलिटी के अगेंस्ट में, चाहो तो शेयर्स। कितने परसेंट शेयर्स एक्सरसाइज कर लिए? 40। पर हर एक डिबेंचर कितने शेयर्स में कन्वर्ट होगा? 2 में। तो मैंने 1,20,000 शेयर्स का 40% लिया, उसको मल्टीप्लाई किया कितने से? 2 से। मुझे पता लग गया कितने शेयर्स मैंने इशू किया। अब ये वही नॉर्मल वर्किंग बन गई मेरी। कोई पंगा? चलें जी। इधर अब मुझे एक बात बताएं सर, ये तो यहां तक ये आ गया। अब जुलाई में अगर देखूं तो सर जुलाई 1 पे आई थिंक राइट इशू है। राइट मिलता है आज से पहले तमाम शेयर होल्डर्स को। पर अब प्लीज आप यहाँ पे फोकस करिएगा। हाँ, और वो वेटेड एवरेज नहीं, एक्चुअल राइट तो असल नंबर ऑफ शेयर्स में मिलेगा ना। मैं वेटेड एवरेज तो नहीं उठा सकता, वो तो शॉर्टकट है। उसके अंदर तो अगले बोनसेस भी हैं। पर मुझे एक बात बताओ, अब मैं तुमसे एक एक करके पूछ रहा हूँ, क्या इस 5 लाख पे मिलेगा? मेक सेंस मिलेगा? इस 1 लाख पे और इस 96 पे? अच्छा प्लीज 5 लाख, 1 लाख और 96। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि सर ये 696,000 जो शेयर्स हैं वो राइट के लिए एलिजिबल हैं? अच्छा भाई, इसको मैं कहता हूं एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू। तो मुझे एक बात बताओ, उसके बाद जो बोनस है उस पर नहीं मिलेगा? राइट? राइट नहीं मिलेगा, बिल्कुल इसके ऊपर राइट मिलेगा। सही जी, यानी ये जो राइट है, जो बोनस है, इस वो बोनस इस राइट पे लाजमी मिलेगा। पर ये राइट बोनस पे नहीं मिलेगा क्योंकि सीक्वेंसिंग आपको मैनेज करनी है इधर। अब मुझे एक बात बताओ, इसके बाद कितने परसेंट राइट इशू हुआ है? 20%। अच्छा भाई प्लीज सुनिएगा, 20% आपके पास आ गए राइट शेयर्स 139। अच्छा अब प्लीज सुनिएगा, 139,200 चेक कर लो, यही है? अच्छा जी, अब सुनना, इनको मैं कह रहा हूँ राइट शेयर्स। और राइट दिया गया है आज से पहले तमाम शेयर होल्डर को। सुनना, ओपनिंग पे मिला, फर्दर इशू पे मिला, कन्वर्टेड पे मिला, तीनों पे राइट दिया है। अब मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूँ, इस 1329 के अंदर फ्री वाले शेयर्स हैं? मानते हो? अच्छा, फ्री वाले हैं क्योंकि ये पूरा राइट है। इसका बोनस मेरे ख्याल से तुम लोग ऊपर इनकॉर्पोरेट कर चुके हो फैक्टर के जरिए। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से सिर्फ वो बच गए जिसके अगेंस्ट में पैसे मिल रहे हैं, और वो वेरी गुड। अब वो जो पैसे वाले शेयर्स हैं उसके लिए हमने देखा है कि देखो पैसे कितने मिल रहे हैं। एक्सरसाइज प्राइस कितनी थी? 15। और मार्केट में इशू करते तो 27 पॉइंट, यही था, 27.5। अच्छा जी, बस 6/12 नहीं, अभी रुकना है तुम्हें। अच्छा, अब एक एक चीज तुम्हें सिखानी है। इधर इधर देखना, पहले काम मन सारा इधर देखो, सुन इधर। अब मैं तुमसे एक बात पूछूं,
आपको नहीं लगता कि 139,200 टोटल राइट शेयर्स में से जब ये फ्रैक्शन मल्टीप्लाई किया तो पैसों वाले शेयर्स आ गए, पैसों वाले शेयर्स आ गए जिसके अगेंस्ट में पैसे मिले हैं। अब आगे सुनो, अब जब पैसों वाले शेयर्स आ गए तो मैं तुमसे खाली लॉजिकली सोचने को कहता हूं, तुमने डिसाइड किया था कि इस राइड के ऊपर अगले 2 बोनस मिलेंगे, इस राइड के ऊपर अगले, अब देखो सोचने का तरीका सिखा रहा हूं सिर्फ तुम लोगों के लिए सुनना। क्या मैं कह सकता हूं कि पूरे राइड का बोनस इस वाले फ्रैक्शन में, पूरे राइड का बोनस इस वाले फ्रैक्शन में जो अभी हमने ऊपर मैंने इसको ये ब्लू से चकोर किया, ऐसा ही। अब सुनना मेरी बात, मैं तुमसे ये पूछूं, प्लीज सुनना, ये जो फ्रैक्शन है आपका राइट वाला बोनस है, इसके अंदर आप जरा सुने मेरी बात कि ये बोनस इस राइट वाले बोनस पे भी दिया गया है, तो मेरे ख्याल से ये बोनस राइट वाले पैसों वाले शेयर्स पे भी दूंगा तो पूरे राइट पे बोनस मिल जाएगा। अब लॉजिकली सोचते हैं, अगर सिंपल जबान में बोलूं, पूरे राइट पे बोनस मिलना है, पूरे राइट पे, तो भाई मुझे एक बात बता, पूरे राइट पे बोनस मिल भी रहा है ना, शॉर्टकट अप्रोच है तो ये हवाओं में नहीं है, इसका लॉजिक है पूरी। सुनो मेरी बात, मैंने कहा है पूरा राइट बनता है आपका 139,200, उस पर पूरा बोनस जाना चाहिए, और मैंने कहा इसका कुछ कंपोनेंट ऊपर है तो उसके ऊपर तुमने बोनस दिया है नहीं दिया है, तो मेरे ख्याल से उस राइट वाले बोनस पे भी बोनस आ गया और राइट वाले फर्दर इशू पे बोनस यहाँ आ रहा है, तो कुल मिला पे पूरे राइट पे बोनस आ गया, ऐसा ही है। तो मुझे एक बात बताओ, इसको भी मैंने 1.05 किया क्योंकि इसके बाद ही 2 बोनस है ना। अब मुझे एक बात, उसका फ्रैक्शन कितना रखूं, 6/12 कितना आ गया, 4/3, एक्यूरेट आंसर आ रहा है। चलिए जी, यानी 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 सर एक बात समझनी है इसमें, मैंने देखो इस फैक्टर अप्रोच में किया क्या, देखो यार सिंपल सा 4 लाइनों का आंसर है, पर अगर यही तुम उस लंबे मेथड से जाते ना तो ये पूरे 2 पेज की वर्किंग थी। अब एक एक करके सुनना, देखो लॉजिक है, मैंने किया ये ओपनिंग, सुनो सुनो सुनो, मैंने कहा ओपनिंग, ओपनिंग के ऊपर राइट का बोनस आना है, आपने फैक्टर के जरिए उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया, मैंने कहा अगले जितने भी बोनस है सब इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करो, खुद ब खुद आ जाएगा। फिर मैं जिस दिन राइट इशू हुआ, राइट शेयर्स निकाले मैंने, वो आ गए 139,200, मुझे याद आया कि 139,200 के अंदर फ्री वाले भी हैं, पैसों वाले भी हैं, फ्री वाले ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर राइट के फ्री वाले शेयर्स ऊपर इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं तो क्या उसके ऊपर बोनस नहीं मिलेगा, तो क्या वो मिल चुका 1.1 और 1.05 से, तो फिर राइट के जो पैसों वाले शेयर्स हैं उस पर नहीं थे, तो यहाँ पे भी दे दिया वो, तो मुझे बताओ क्या कुल मिला के राइट पे बोनस आ गया, कुछ ऊपर इनकॉर्पोरेट हो गया, कुछ यहाँ पे हो गया। भाई क्लियर है ये बात। चलें जी, अब सर मुझे मेरे ख्याल से पूरी वेटेड एवरेज की वर्किंग हो चुकी है, क्योंकि इसके बाद जो भी बोनसेस हैं हम उसके लिए लाइन आइटम ऐड नहीं करते, वो खुद ब खुद इनकॉर्पोरेट हो गए। अब सर इन सबका सम बताओ, 630, 94500, 80640 और 43848, 84988। अच्छा जी सर, यानी सर मेरे पास बेसिक की अर्निंग तो है ही है, बेसिक के वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स भी आ गए, अब क्या बेसिक ईपीएस आ सकती है। चलें जी, अच्छा ये कितना आ गया भाई, ये तो पहले अर्निंग लिख दी हमने 4.3 मिलियन, 065, बस सही है 5.06। अच्छा भाई ये आ गया 5.06 की हमारी बेसिक ईपीएस। अच्छा अब मैंने अपनी कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर में या फिर लायबिलिटी साइड पे देखा कि कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे तो नहीं है जिसमें पोटेंशियल हो कन्वर्ट होने का इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स। अच्छा वैसे ही अगर मैं डिस्कशन करूं तो हमने ऊपर वैसे ही डिस्कस किया था, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी हैं, ऑप्शंस भी हैं। कितने तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, 3, पहला प्रेफरेंस शेयर्स, दूसरा डिबेंचर, तीसरा ऑप्शंस। यानी सर अब, यानी एक बात समझनी है आप लोगों ने, वेरी गुड जी बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे अगर
टाइम जाया करना है एग्जाम में, तो मैं ट्रायल एंड एरर बेसिस पे चेक करता रहूं कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ईपीएस को कम करेगा। तो ये बात नहीं समझे, जरा सुकून से बताएं। मैंने कहा 3 इंस्ट्रूमेंट्स है मेरे पास। देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि इससे पहले भी एक स्टेप पीछे आऊं, तो मैं आपको एक चीज समझा दूं, प्लीज सुनना, एक चीज समझा दूं आपको। आपको स्टैंडर्ड ये कहता है अपने शेयर होल्डर को सिर्फ उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताना जो उसके लिए नुकसानदेह। सुनना मेरी बात, अपने शेयर होल्डर को, प्लीज समझना, अपने शेयर होल्डर को किस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताना जो उसके लिए नुकसानदेह। यानी सर इसको और अच्छे से बताएं, उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में यहां पे बताना जिससे ईपीएस कम हो जाए। इट कैन बी ऑप्शन, इट कैन बी डिबेंचर, इट कैन बी प्रेफरेंस शेयर्स। अब ऐसा हो सकता है, समझिएगा मेरी बात, क्या ऐसा हो सकता है, प्लीज सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आखिरी रिवीजन है ये इसका। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं किसी एक इंस्ट्रूमेंट को कन्वर्जन के लिए यहाँ पे इंक्लूड करूं? तो मैं इसमें तो व्हाट इफ सिनेरियो बताता हूँ ना, कि अगर ये हो जाता तो अर्निंग की सेविंग होती और नंबर ऑफ शेयर्स क्या होते। तो ऐसा भी तो हो सकता है किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर के सेविंग ज्यादा हो, नंबर ऑफ शेयर्स कम से इंक्रीज हो, तो ईपीएस कम होने के बजाय ज्यादा हो जाएगी। तो शेयर होल्डर बोलेगा मुझे क्यों बता रहा है भाई, हम डाइल्यूटेड का मतलब क्या है, कम होना। हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बताते ही नहीं है, सुनना मेरी बात, हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हरगिज नहीं बताते जिसको इंक्लूड करने से या जिसके कन्वर्जन से शेयर होल्डर को फायदा हो। क्योंकि अभी भी वो ऑलरेडी भाई अर्निंग्स दिखा रहे हैं ना, वो बोल रहा है जब ये मेरा फायदा अभी है ही नहीं तो अभी क्यों बता रहे हो, ये फायदा तब होगा जब वो एक्सरसाइज करेंगे, ऐसा ही है। तो भाई हमें सिर्फ उसको डाइल्यूटिव बतानी होती है, एंटी डाइल्यूटिव। एंटी डाइल्यूटिव का मतलब ये होता है कि भाई आपने किसी इंस्ट्रूमेंट को इंक्लूड किया और इस इंस्ट्रूमेंट का इम्पैक्ट ऐसा है कि कम होने के बजाय, उसको मैं कहता हूं एंटी डाइल्यूटिव। पहले बताओ ये कहानी समझ आई? यानी सर अब मसला ये है कि एक इंस्ट्रूमेंट होता तो मैं सीधा सीधा वहां पे पार्क करके चेक कर लेता। अब कितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं? 3। अब आपको स्टैंडर्ड तो ये कहता है आपको डाइल्यूटेड इंस्ट्रूमेंट्स बताना है। क्या आपको अभी पता है कि डाइल्यूटेड कौन सा है तीनों में से? नहीं। उसके लिए आपको चेक करने के लिए करनी पड़ेगी रैंकिंग। क्या करेंगे हम? रैंकिंग करेंगे। चलिए जी सर, तो पहले रैंकिंग कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। सर यानी सर हम यहाँ पे एक अलग से वर्किंग कर लेते हैं। रैंकिंग के अंदर सर हम लिखते हैं, अच्छा भाई इधर प्लीज सुनिएगा। अब सर मैंने एक काम ये किया कि मैं क्यों अपनी वर्किंग में पहले डाइल्यूटेड डीपीएस निकालूं, पहले मैं सारे इंस्ट्रूमेंट्स को चेक कर लूंगा सबसे पहले किसको इंक्लूड करना है। और फिर आपको स्टैंडर्ड ये गाइड पूरी कहानी सुनाने के बाद एक बात बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड आपको ये कहता है आप अपनी रैंकिंग इस तरीके से करना, मोस्ट डाइल्यूटिव से लीस्ट डाइल्यूटिव। मोस्ट डाइल्यूटिव का मतलब ये है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले इंक्लूड करना अपनी वर्किंग में जो आपकी ईपीएस को सबसे ज्यादा कम करे, जो सबसे ज्यादा रिड्यूस करे। क्लियर है? चलें जी आगे। अब मुझे एक बात बताओ सर, इसमें सबसे पहले मैंने पॉइंट नंबर 2 पिक किया। वो कह रहा है कि भाई नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स इन नेचर है, हर शेयर कन्वर्टेबल है इनटू 6 ऑर्डिनरी शेयर्स। अच्छा मैंने ये 15% वाली लाइन पिक की। मुझे एक बात बताओ, ये 3 मिलियन है, ये एक कितने का है? 50 का। तो मुझे कुल मिला के प्रेफरेंस शेयर्स बताओगे कितने हैं? यही है? अच्छा जी, अब एक एक करके मैं यहाँ पे आ गया रैंकिंग के अंदर। ये रहा जी रैंकिंग के अंदर, मैंने यहाँ पे लिखा भाई आपके ये जो इंस्ट्रूमेंट का नाम है, ये थे नॉन क्यूमुलेटिव। अच्छा अब मुझे तुम लोग गाइड करो, प्लीज सुनना, मुझे जरा इस बात पे ये गाइड करो तुम कि भाई क्या मेरे पास इसकी अर्निंग की कोई सेविंग होगी इस साल? क्योंकि तुम खुद देखो, तुमने जो बेसिक ईपीएस की अर्निंग्स निकाली है उसमें से इनका कुछ माइनस ही नहीं किया था, क्योंकि कुछ डिक्लेयर ही नहीं हुआ था। तो कुछ डिक्लेयर ही नहीं हुआ था तो माइनस भी नहीं हुआ था, तो बचत किस बात की? तो अर्निंग्स में कोई इम्पैक्ट, अच्छा अगर डिक्लेयर हुआ होता तो आता जी। चलें जी, पर क्या इसके नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होंगे? कितने से?
अच्छा जी, यानी ये जो 60,000 आपके शेयर्स हैं, एक कन्वर्ट होगा 6 में, 360 आ गया। चलें जी, यानी सर हमने यहां पे अच्छा मुझे एक बात बताएं, 0 को डिवाइड किया 360 से तो क्या इंपैक्ट आया? 0 भी आएगा। अच्छा जी, यानी ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, खुद दिमाग लगाएं, अभी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ईपीएस को कम करेगा ही करेगा, क्योंकि अर्निंग्स में कोई इंपैक्ट नहीं है, शेयर्स बढ़ेंगे तो मेरी ईपीएस कम हो जाएगी। तो सर इसको इंक्लूड कर दें भी फौरन? नहीं, पहले बाकी भी चेक कर लेते हैं। इधर सर मैंने दूसरी चौरंगी पिक की, यहाँ पे ऑप्शंस, इधर भाई ये रही ऑप्शंस, इधर देखिएगा भाई, 1 जून को कंपनी ने इशू किए हैं शेयर ऑप्शंस अपने एम्प्लॉयज के लिए, यानी इसी साल 1 जून से, इसी साल। सही है जी, ऐसा ही है, जून 1 2020 चल रहा है अभी। इधर अब where each employee is entitled to 50 share options, each option is convertible into 20 shares, एक्सरसाइज प्राइस दी हुई है 10 की, और कंपनी के 500 एम्प्लॉइज हैं। अच्छा जी, एवरेज मार्केट प्राइस है 25 पर शेयर, और कोई भी ऑप्शन एक्सरसाइज अगर एक्सरसाइज हो जाता तो बेसिक में आ जाता। सही है जी, अब आगे सुनिएगा। मैंने ये कहा कि सर पहले यहाँ पे ना अलग से एक वर्किंग करें ताकि मुझे याद रहे। इधर भाई मैंने ये कहा कि भाई एक एम्प्लॉय के पास कितने ऑप्शंस हैं? अच्छा, एक ऑप्शन कितने इंस्ट्रूमेंट्स में कन्वर्ट हो सकता है? 20 में। कितने शेयर्स वो ले सकता है कुल मिला के? पहले बताओ तो सही। अच्छा वापस से, 50 ऑप्शन है एक बंदे के पास, एक ऑप्शन के अगेंस्ट में कितने शेयर्स मिलेंगे? 20। यानी क्या मैं कह सकता हूं सारे ऑप्शंस पे 1000 शेयर इशू होंगे, सारे ऑप्शन पे एक बंदे को। सही जी, यानी एक एक हिसाब से सुनना मेरी बात, अब इधर सुनना, यानी एक बंदे के पास 50 ऑप्शन है तो एक 50 ऑप्शन पे 20 शेयर्स हैं, तो क्या मैं कह सकता हूँ एक बंदा 1000 शेयर ले सकता है एक ऑप्शन को एक्सरसाइज करके? चलें जी, वेरी गुड, अब आगे सुनना। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास एम्प्लॉयज कितने हैं? तो आपने कहा टोटल शेयर्स दैट कैन बी इशूड, कैन बी क्यों कह रहा हूं? हो सकते हैं, तो अभी क्यों बता रहे हो भाई? वर्स्ट पिक्चर बतानी है। चलें जी, अब इधर सुनो, आराम से ये 5 लाख शेयर्स आ गए, यहां चिपका दूं इधर? क्यों? फ्री वाले शेयर्स आएंगे यहाँ पे, क्योंकि बाकी के अगेंस्ट में पैसे आएंगे। बात क्लियर है? चलें जी, अब आगे सुनिएगा, प्लीज सुनिएगा। तो सर ये आपने ये 360 में तो ये चौरंगी नहीं की थी, इसमें क्यों नहीं किया था? इसमें 1 रुपया भी नहीं आएगा, तो ये पूरे के पूरे डाइल्यूट कर रहे थे। क्लियर है? चलें जी, अब सर यहाँ पे मुझे इतना पता है कि ये मैंने 5 लाख शेयर ऊपर निकाल लिए, मुझे पता ही है। अब आगे सुनना सर, इसके लिए हमने एक फॉर्मूला देखा हुआ है, मार्केट प्राइस, एवरेज मार्केट प्राइस देखो, सवाल के अंदर इसने दी हुई है 25, यानी पूरे साल में ऑन एवरेज प्राइस इतनी थी। तो मैंने कहा चलो भाई सही है, देख लेते हैं, प्राइस इतनी थी 25, एक्सरसाइज प्राइस कितनी है? 10 थी। क्या मुझे फ्री का रेशो मिल गया? परसेंटेज बताओ फ्री के रेशो की। 60%। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं कि मैं पूरे ऑप्शंस में से कुल मिला के 60% फ्री में दे रहा हूं और 40% के पैसे चार्ज कर रहा हूं? तो मुझे तुम खुद एक बात बताओ, ये जो फ्री का रेशियो 60% तुम्हारे पास आ गया, तो क्या टोटल शेयर्स पे अगर लगाऊंगा तो क्या कुल मिला के फ्री शेयर्स ही मिल जाएंगे, बाकी पंचायत करने की नीड नहीं है? चलो, ये जो भी आंसर आया वो कितना आया? 3 लाख। अच्छा, पर एक एक करके सुनना है तुम लोगों ने, मुझे बताना भी है। ये जो 3 लाख आंसर आया है, तो मुझे एक बात बताओ, ये तुमने साल के शुरू से इशू किए हुए ऑप्शन? जून पहली को? अच्छा, तो 1 जून के बाद कितने बनते हैं? 7 मंथ्स। देखो 7 मंथ्स, 175, ये आ गया 175। अच्छा जी भाई, इसको यूं भी कर लेते हैं सर, ये आ गया 7/12, ऐसा ही है। अब खुद भी सोचो,
खुद भी सोचो कि अगर ये डे 1 पे भी एक्सरसाइज कर लेते तो मैक्सिमम कितने महीने आउटस्टैंडिंग रहते? 7 महीने। क्योंकि अच्छा ये मैं कहता हूँ ऑप्शन दिया हुआ है कुछ सालों पहले से, तो पूरे 12 महीने आते, पूरे 12 महीने आते, क्योंकि ईपीएस फॉर द ईयर में साल के शुरू से ही आउटस्टैंडिंग रह सकते थे। सही है, जो कि रहे नहीं है। ऐसा ही है जी। चलें जी, भाई आ गया 175। भाई कोई मसला है इसमें जी? फ्री वाले शेयर ने तो 5 लाख पे 60% लगा के फ्री शेयर्स निकाल लिए। वो मिलेंगे तब की तब देखेंगे। सही है। और फिर मैंने ये कहा कि ये अगर 60% एक्सरसाइज हो भी जाते तो आउटस्टैंडिंग कितने महीने रह सकते थे इस साल? 7 महीने। इसलिए मैंने पूरे 12 से नहीं किया। क्लियर है भाई? ऑनलाइन वालों यहाँ तक क्लियर? हारिस अभी अभी वापस बता दिया मैंने 7 मंथ्स वाली बात, अभी अभी बताई वापस मैंने। सही है जी। अच्छा ये अर्निंग्स पे इंपैक्ट क्यों नहीं आ रहा है इसका? नहीं फ्री नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अर्निंग्स पे इंपैक्ट, क्योंकि एक्सपेंस हुई ना, कोई इंटरेस्ट हुई ना जो होगा। हमने तो सिर्फ बोला था, और बोलने पे भी पैसों वाले शेयर्स को अलग कर दिया, और सिर्फ कौन से शेयर्स लिए हैं? फ्री वाले। क्लियर है जी? चलें जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा भाई, जैसे ये एक अशर ने गलत बात कही। अशर ने ये कहा कि सर बाकी तो फर्दर इशू कहलाएंगे। देखो एक बात सुनो, जब ये एक्सरसाइज होंगे तो इशू तो तुम्हें पूरे करना है। इशू ऐसा नहीं है कि कम होंगे, यानी 40% इशू नहीं होंगे। इशू कितने परसेंट होंगे? 100%, जिसमें हम ऑलरेडी बता चुके होंगे शेयर होल्डर को कि तुम्हें 40 के पैसे मिलेंगे, 60 के। तो हम जब इशू करेंगे तो 100% करेंगे। यहाँ पे तो सिर्फ बता रहा हूँ कि इम्पैक्ट कौन से करेंगे, सिर्फ ये 60%। क्लियर है? तो ऑप्शंस के लिए यही फॉर्मूला लगेगा हमेशा, बिल्कुल शुदा, हमेशा यही लगेगा। बिल्कुल। इधर अच्छा भाई, ये ऑप्शंस और आपको कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये क्लियर है? अभी हमने ईपीएस निकाली नहीं है, अभी हम सिर्फ रैंकिंग कर रहे हैं, और रैंकिंग में भी तब करेंगे रैंकिंग। अच्छा इसका भी इम्पैक्ट क्या है? 0 है। यानी ये भी डेफिनेटली तुम्हारी ईपीएस को कम करेंगे, क्योंकि इसमें अर्निंग्स का इम्पैक्ट नहीं है और शेयर्स का इम्पैक्ट आ रहा है। तो शेयर्स जब इंक्रीज होंगे तो ईपीएस कम हो जाएगी। वेरी गुड जी। चलें जी अब आगे। सर इस सवाल में आई थिंक आपके पास डिबेंचर भी थे, जिसमें से 40% एक्सरसाइज हो गए। चलें जी अब यहां पे इधर देखते हैं भाई। अच्छा भाई, मेरे ख्याल से अगर मैं वर्किंग करूं इसकी, तो आपको ये नहीं लगता कि इसमें से 40% डिबेंचर ऐसे हैं जो एक्सरसाइज हो चुके हैं? अच्छा तुम मुझे बात बताओ, इस सवाल में देख के बताओ खाली, ये 6 नंबर की एडजस्टमेंट है ये वाली, देख के मुझे ये बताओ कि ये 1 मई को एक्सरसाइज हुए हैं, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 4 महीने के बाद। तो मुझे खाली एक बात बताओ, मैं अगर अपने शेयर होल्डर को ये, क्योंकि मुझे वर्स्ट पिक्चर बतानी है, देखो आपको स्टैंडर्ड ये कहता है इवन दो वो कन्वर्ट हो गए, इवन दो वो कन्वर्ट हो गए, अगर वो साल के बीच में कन्वर्ट हुए हैं, तो आप ये भी बताना कि अगर साल के शुरू में कन्वर्ट होते तो क्या होता। तो मुझे तुम एक बात ये बताओ कि जो 40% की हद तक की मैं बात कर रहा हूं, क्या वो 40% की हद तक का इंटरेस्ट बुक हुआ होगा 4 महीने का? तो क्या मैं ये बताऊं अपने शेयर होल्डर को कि अगर ये डे 1 पे कन्वर्ट हो जाते तो 4 महीने का इंटरेस्ट सेव होता? सही है जी। इधर देखते हैं, पहले बताओ इसके ऊपर रिटर्न कितना है? 12%। तो आप इधर देखें, हमने काम ये किया कि कुल मिला के जो इसकी वैल्यू थी वो 6 मिलियन की थी। 6 मिलियन पे 40%, 40% डिबेंचर्स आ गए, 40% डिबेंचर्स की वैल्यू आ गई, वो कितनी है ये बताओ? ये 2.4 मिलियन, प्लीज सुनिएगा, ये 2.4 मिलियन ये वो डिबेंचर्स हैं जो कि कन्वर्ट हो गए। ये उनकी वैल्यू है, ये डिबेंचर्स हैं? वैल्यू है। बैलेंस शीट से पिक किए, वैल्यू है, डिवाइड नहीं किया मैंने इसको, वैल्यू है ये। सुनिएगा, मैंने क्या कहा कि इसके ऊपर 12%, कितना है? 288। क्या मैं कह सकता हूं ये 288,000 का इंटरेस्ट पूरे साल का है, क्योंकि तुमने 12% लगाया है? ऐसा ही है। इसको आप करें 4/12, 96,000। प्लीज सुनिएगा यार फोकस के साथ,
सर क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये 96,000 का इंटरेस्ट तुमने 4 महीने के लिए इन 40% पे बुक किया होगा, ऐसा ही है? अच्छा भाई, पर ये जो 40% पे तुमने ये इंटरेस्ट बुक किया होगा, इस पे टैक्स भी सेव हुआ होगा। अब जब तुम इस 96 को बताओगे कि ये इनकम बनेगी तो उस पर टैक्स भी दोगे, तो तुम्हारी सेविंग 96,000 होगी या इसका आफ्टर टैक्स? अच्छा, टैक्स रेट कितना था? 25%। तो सर मैं इसका 75% ले लूं, 72,000। ये तो मेरा इम्पैक्ट आ गया किसका? अर्निंग्स का। तो ये भाई एड बैक करा दिया, ये पूरी हमारी वर्किंग है इसकी। इधर अब प्लीज सुनिएगा। अब क्या मैं ये कहूं कि भाई अगर ये सेविंग होती तो इसके साथ साथ मेरे शेयर्स भी, प्लीज सुनना, अभी कौन से महीने से बेसिक में आए? 4 महीने बाद से। पर मैं ये भी तो बताऊंगा शेयर होल्डर को कि अगर ये 4 महीने की सेविंग होती तो 4 महीने वो ज्यादा आउटस्टैंडिंग भी रहते। ऐसा है? तो मुझे एक बात बताओ, उसकी वर्किंग के लिए मैंने सिंपल एक काम किया, 6 मिलियन डिवाइडेड बाई एक डिबेंचर कितने का था? आई थिंक 50 का। मैंने ये कहा कि इसका ले लो हम 40%, और हर एक डिबेंचर कन्वर्टेबल इनटू 2। चेक कर लेते हैं एक बार ताकि कंफर्मेशन हो जाए। देखो एक डिबेंचर 50 का है, 40% कन्वर्ट हुए, और एक डिबेंचर कन्वर्ट होगा 2 ऑर्डिनरी शेयर में। चलें जी। तो सर मुझे एक बात बताएं इधर, सर ये 40, देखो 50 से डिवाइड किया तो 50 से डिवाइड करके मुझे नंबर ऑफ डिबेंचर्स मिल गए। आई थिंक वो 1/20 थे। 1/20 है? अच्छा भाई, 1/20 में से मुझे पूरे 1/20 नहीं कन्वर्ट हुए थे, कितने परसेंट? 40%। तो 1/20 के 40% कितना? 48,000। अच्छा, 48,000 डिबेंचर्स आ गए, पर हर एक डिबेंचर कितने शेयर्स में कन्वर्ट होगा? 2 में। कितना आ गया? 96,000। पर मुझे एक बात बताओ, ये कितने महीने आउटस्टैंडिंग? 4। कितना आ गया? 32,000 या 31? ये आ गया। अच्छा भाई, अब आप 72,000 को 32 से डिवाइड करें, कितना इंपैक्ट आया? 2.25। ऐसा ही है? अच्छा जी भाई, 2.25 का इंपैक्ट आ गया। अब देखो अशर ने कहा एंटी डाइल्यूटेड, गलत, यहां पे कंक्लूड नहीं कर सकते। पर अभी मैं तुमसे एक बात पूछूं, जो तुमने 3 अभी तक कैलकुलेशन की है, सबसे खतरनाक इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं? पहले 2। तो सर इसका आंसर तो ज्यादा आ रहा है। इसका आंसर ज्यादा आ रहा है, मतलब यह है कि हो सकता है ये ईपीएस को कम करने के बजाय, हो सकता है, क्योंकि अमाउंट्स की वेटेज होती है वो बाद में चेक करेंगे। सही है जी, तभी हम अभी रैंकिंग कर रहे हैं सिर्फ। चलें जी आगे। अब मुझे एक बात बताओ, नॉट कन्वर्टेड भी बाकी है। अब जल्दी जल्दी यहाँ पे, सर 6 मिलियन में से आपका ये 60% कितना आ गया? 3.6 मिलियन। अच्छा, 3.6 मिलियन पे 12% का इंटरेस्ट कितना? 4/32। अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये 4/32 पूरे 12 महीने का मेरी अर्निंग्स में होगा? तो सर ये आ गया 4/32 वापस इधर। अब मुझे एक बात बताओ प्लीज सुन के, ये 4/32 का इंटरेस्ट अगर तुम अपने शेयर होल्डर को बताओगे कि सेव होता, तो इस पर टैक्स भी देना पड़ेगा। तो इसका 75% ले लें, 324,000। सर ये भी आई थिंक क्लियर है बात। चलिए जी, ये 324,000 की सेविंग होती अगर ये एक्सरसाइज कर लेते कब? डे 1 पे। चलें जी। तो सर अब इसके बाद इसी के रिलेटेड, 6 मिलियन को 50 से डिवाइड किया तो 1/20 डिवेंचर आ गए। इसका कितना परसेंट? क्योंकि 40 तो कन्वर्ट होगा, उसका इम्पैक्ट भी बता दिया। अब मुझे एक बात बताओ सर, ये कितने में कन्वर्ट होंगे? पर अगर ये सेविंग होती पूरे साल की तो पूरे साल वो आउटस्टैंडिंग में रहते तो कितने महीने? 12 महीने। तो नुमान मुझे एक बात बता, इससे पहले 12 महीने क्यों नहीं थे? कितने महीने बाद? हाँ, पक्की बात है? चलो जी गुड। इधर कितना है ये? 140। इसका आंसर भी देखो, आई थिंक 2.25 ही आएगा। यही है?
2.25 आने की लॉजिक ये है कि इस पे भी जो इसकी अमाउंट पे रेट लग रहा है 12%, उसमें भी 4 महीने का वेटेज, इसमें भी 4 महीने का वेटेज, उस पे भी जो नीचे 60% है वो भी 12%, उस पे 12 महीने का वेटेज, उस पे 12 महीने का वेटेज। अब ये तुम जब तुम बड़े होगे तब सीखोगे बातें इधर, अभी पूछना नहीं कि सही है कैसे, सही है, चुपचाप अभी इधर देख लो जो है। अच्छा भाई इधर क्या बता दूं शिजा, क्या बताऊं इसमें से? ये जो अर्निंग है डिबेंचर की, ये हुई है, मगर इतनी होती अगर साल के शुरू में कन्वर्ट हो जाते, इतनी सेव होती शिजा, इतनी सेव होती। भाई ये जो 324 ये शो हो रहा है, वो बातें नहीं इधर, ये जो 324 शो हो रहा है यहाँ पे, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये सेव होता अगर वो साल के शुरू में कन्वर्ट कर लेते उसको? क्लियर है? आगे जी। अच्छा भाई अब मैं इनडिफरेंट हूं कि मैंने पहले इन दोनों को नंबर 1 दे दिया और इनको 2। अच्छा इससे ज्यादा इंस्ट्रूमेंट होते तो वो भी चेक करते हैं हम। क्लियर है जी? यानी भाई सिंपल रैंकिंग का तरीका ये है, सुनिएगा, रैंकिंग का तरीका ये है, आपको प्लीज ये याद रखनी है बात। रैंकिंग का सिंपल तरीका ये है कि आप एक एक इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट का अर्निंग का इम्पैक्ट और शेयर्स का इम्पैक्ट, मैंने क्या अभी डाइल्यूटेड ईपीएस निकाली है, अभी सिर्फ इवेल्युएट किया है, इवेल्युएट किया है। अच्छा भाई सर ये डिबेंचर को अलग अलग कंसिडर करेंगे? डेफिनेटली डिबेंचर को अलग अलग करेंगे, क्योंकि इसमें से कुछ डिबेंचर कन्वर्ट हो चुके हैं। अगर इसमें से एक भी कन्वर्ट नहीं होता तो हम शुरू से लेके आखिर तक उसको ले आते विदाउट कंसिडरिंग एनीथिंग एल्स। सही है जी, शुक्रिया जी बहुत। अच्छा भाई अगर ऐसा सवाल आ गया तो 20 मार्क्स तक आएगा, 15 नंबर, 15 नंबर आराम से। मैं समझा रहा हूँ तो इसलिए टाइम लग रहा है, वैसे हो जाएगा प्रैक्टिस के साथ। चलें जी इधर। अब सर आप लोगों ने मुझे बताया कि भाई तो सुनना है, तुम लोगों ने बताना है। पहले पहले सबसे पहले प्लीज देखना, सर मैंने यहाँ पे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को पार किया, अर्निंग्स पे कोई इंपैक्ट था? अच्छा आपने शेयर्स की वर्किंग ऑलरेडी की हुई है, ये कितना आ गया? यानी इसका सम बताओ, 4.3 मिलियन, ये कितने आ गए? जिंदा हो बताओ ना, गलत नहीं बताना। 120। अच्छा भाई सर अब इस 4.3 मिलियन को उससे डिवाइड करा दो, 3.56, 55 आ रहा है भाई। चलो जी 56 भी कह रहे हैं बच्चे। अच्छा जी इधर क्या मैं कह सकता हूं कि ये डाइल्यूटेड है? अच्छा शेयर होल्डर को ये रिपोर्ट करिए खत्म, या अभी बाकी इंस्ट्रूमेंट्स हैं? अच्छा जी बाकी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अच्छा सर फिर कोई इसमें से सोचा होगा कि सर आपने बेवकूफ़ी की, ये तो एंटी डाइल्यूटेड आ रहा है, क्यों चेक की, इतने मेहनत किया? क्योंकि एग्जाम में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे कि तुमने होशियारी करके उसको चिपका दिया, तो आंसर कम के बजाय फिर आप उसको काटेंगे, फिर वापस से कोई चेक करेंगे उसका आंसर भी ज्यादा आएगा, फिर तुम्हें पता लगेगा तीसरे वाले को ऐड करना था। सही है जी? तो इसलिए इंसान बन के पहले रैंकिंग कर लेंगे। सही है जी इधर। अब मुझे एक बात बताओ भाई इधर, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो सवाल बनाया वो जानबूझ के इसलिए ताकि आखिरी चुरंगी तक जाए। इधर अब मुझे एक बात बताओ भाई, इसके बाद आ गया ऑप्शंस। ऑप्शंस में आई थिंक कि अर्निंग पे कोई इंपैक्ट नहीं था, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने से? 175, कैलकुलेशन ऑलरेडी हो चुकी है भाई, ये अर्निंग्स आपकी सेम रही, और ये 13988। अच्छा आप खुद भी देखो कि रिपोर्टिंग इतनी इफेक्टिव होती है, प्लीज सुनना है था मेरी बात। सर आप खुद देखें, एक शेयर होल्डर को, जो इन्वेस्टर है कंपनी का, जो इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है, उसको सारी पिक्चर सामने आ रही है कि मैं इतने कमा रहा हूँ, इतने शेयर होल्डर्स और आ जाएंगे, मेरी अर्निंग्स कम होती जाएंगी। ये ट्रू एंड फेयर व्यू होता है। मैं तुम्हें वैसे ही बता दूं, अभी ईवाई में मैं रिसेंटली एक असाइनमेंट देख रहा हूँ जिसमें XYZ बैंक है, उसकी इनकम प्यूरिफिकेशन करनी है। इनकम प्यूरिफिकेशन का मतलब ये है, मैं तभी नाम नहीं ले रहा बैंक का, हाँ सुनो मेरी बात, उसको जाना है इस्लामिक बैंकिंग के लाइसेंस पे। तो उसने आज तक जितनी भी इनकम कमाई है उसको मैं बाइफरकेट कर रहा हूँ, किसमें? 2 चंक्स में। पहली इस्लामिक बेस इनकम, दूसरी नॉन इस्लामिक बेस इनकम। अब जैसी बात है, जो बैंक की इंटरेस्ट वगैरह की इनकम है वो पूरी किस में आएगी? नॉन इस्लामिक में, वो शरिया कंप्लाइंट नहीं है। फिर इसमें
जो मेरी अप्रोच बनी है, तो असाइनमेंट बहुत ठीक ठाक, कोई 1994 से लेकर 2021 तक की वर्किंग है। तो मैं तुम्हें खाली बताना ये चाह रहा हूँ कि पहले की रिपोर्टिंग में और अब की रिपोर्टिंग में जमीन आसमान का फर्क है। मुझे क्या हर्डल पेश आई मैं तुम्हें बताता हूँ। हमारे पीएनएल में जितनी भी इनकम्स आ रही होती है ना, तो मैं सिखाऊंगा अभी बाद में, जब इंशाल्लाह फाइनल वगैरह में आओगे तो सुनना। जब आपके पास पीएनएल में इनकम आ रही होती है ना, वो आपके एसेट्स जनरेट कर रहे होते हैं, आपके एसेट्स। अब नॉर्मल कंपनी में अकाउंट रिसीवेबल जो है वो सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कुछ कैश का बैलेंस सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। बैंकिंग में ऐसा नहीं होता, बैंक में इंटरेस्ट इनकम आती है। अब इंटरेस्ट इनकम दो तीन तरीकों से आ रही होती है। या तो आप कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसको आपको इंटरेस्ट मिल रहा होता है, या किसी लोगों को उधार देते हैं, जिसको मैं कहता हूँ एडवांसेस। तो इतना मुश्किल था उस चीज को पार करना कि भाई आपने सारे एसेट्स वो पिक करने जो किसी रेलेवेंट इनकम से लिंक हो, फिर उसको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अलग अलग करना, तो उसको पूरी रिपोर्ट बना के देनी है। मतलब समझाने का मकसद ये है कि ये चीजें बाय द पैसेज ऑफ टाइम इन्वॉल्व हुई हैं। पहले थोड़ी ना डाइल्यूटेड ईपीएस का कॉन्सेप्ट। पर तुम अभी खुद भी देखो, एक शेयर होल्डर अगर देखे इसको, तो तुम खुद देखो ये 4.3 मिलियन अभी कमा रहा है, और एक शेयर पे कितने कमा रहा है? 5.06। अब देखो उसको पूरी पिक्चर पता लगेगी कि अगर ये हो गया तो अर्निंग ये हो गया तो अर्निंग ये, और अर्निंग्स पे इम्पैक्ट नहीं आ रही, यानी देखो वो कुछ देंगे नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। तो ये इवेल्युएट करने के तरीके हैं, जो तुम रेशियोज को बोलते हो ना, तुम्हारे दिमाग का दर्द है। मर जाते हो ना रेशियोज में, क्या है कमेंट्री करनी है, ये वो पैसे ही उसके हैं। तो सीखो वो चीज है, मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ। अभी तुम लोगों ने अजीब से मुंह बनाया हुआ ना रेशियो को देख के, मुझे पता है ना कि यार सर ये होता है। मैं तुम्हें लिटरली बता भाई, तुम्हारी एज पे तो यही है ना कि भाई तुम बोलोगे यार क्या इस पे कमेंट्री करूं, फिर हर सवाल में अलग मंजन होता है। तुम तो बोलते हो ना सेम सेम आना चाहिए, हर सवाल में रेशियो अलग, कमेंट्री अलग, इंडस्ट्री से कंपेयर करो, लास्ट ईयर से कंपेयर करो, तो ये सारी चीजें काम की होती हैं। तो यही बता रहा हूँ कि भाई रिपोर्टिंग इज समथिंग डिफरेंट बियॉन्ड डेबिट क्रेडिट, इससे ज्यादा है ये। तो अभी फिलहाल यहाँ तक के लिए तो सुने। अच्छा आप सुनो मेरी बात, इसका आंसर कितना निकाला तुमने? 3.106। 106। ये आ गया सर डाइल्यूटेड इधर। अब आगे सुनिएगा सर, ये तो आ गए ऑप्शंस। अब सर इसके बाद मेरे पास आई थिंक डिबेंचर्स भी हैं। अच्छा अब देखो, मैंने यहाँ पे अलग अलग तो किया था वर्किंग के लिए, पर अब मैं इसको एक साथ इंक्लूड कर सकता हूँ। इन दोनों को ऐड करो, कितनी आई? थ्री 96 के बाद कितना आया? हाँ, 4। अच्छा भाई अब आप ये काम ये करें, इसके नंबर ऑफ शेयर्स को भी ऐड करते जो इम्पैक्ट लेके आएंगे। 170। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 155। 3 अच्छा देखो अभी भी डाइल्यूट हुई ना, तो किसी बच्चे ने मुझे कहा था सर ये एंटी डाइल्यूटेड है। एंटी डाइल्यूटेड नहीं है, क्योंकि देखो ओवरऑल पिक्चर में देखा जाता है, क्योंकि पिछली भी अर्निंग्स कैरी फॉरवर्ड होकर आ रही है। तो ये मत कहना, क्योंकि मैंने जब ये समझाया भी था तब भी ये सिखाया था बात को, कि भाई रेशियो ज्यादा आना वो सिर्फ उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता रहा है, उसको क्यूमुलेटिव देखोगे तो हो सकता है इसकी ईपीएस और कम हो जाए, तो अकॉर्डिंगली देखना है तुम्हें, तभी रैंकिंग का कॉन्सेप्ट है। अब इधर सर क्या मैं इसको भी डाइल्यूटेड कहूं? अच्छा यानी मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, प्लीज सुनना, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये रिपोर्ट होगी एंटी डाइल्यूटिव या डाइल्यूटेड? डाइल्यूटेड। और सर बेसिक ईपीएस के नाम पे ये रिपोर्ट होगी। अच्छा अब जैसे एक का सवाल आया कि सर ये एंटी डाइल्यूटेड क्या होती है, देखो अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे नंबर्स होते और आप आंसर निकालते, तो ये आंसर लेट से आ जाता 3.21। क्या आ जाता? 3.21। तो दैट मीन्स कि ये इस वाली फिगर से ज्यादा होता, तो वो डाइल्यूट होने की जगह, तो फिर आपका आंसर यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो जाता। अब इसके आगे काम नहीं करते आप, भले ही इसके आगे 10 इंस्ट्रूमेंट्स बाकी क्यों ना होते। क्लियर है? आप यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट होते क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम यही इंस्ट्रूमेंट्स थे जिसकी वजह से मेरी ईपीएस क्या होती, कम होती। और वो ऐसे पता लगता कि आप रैंकिंग कर चुके थे पहले से। क्लियर है जी? कोई मसला यहाँ तक? वर्किंग दिखानी होंगी बिल्कुल, यानी ये लाजमी है।
क्योंकि देखो एक और चीज भी सिखा दूं तुम लोगों को, पेपर फेलियर का सबसे बड़ा रीजन क्या है? वर्किंग ना दिखाना। क्योंकि मुझे पता है कि ए लेवल्स के जो हमारे बर्गर हैं वो करते हैं टकाटक कैलकुलेटर पे आंसर, पर इसकी लॉजिक बता रहा हूँ। देखो बाज औकात कैलकुलेटर पे हो जाती है मिस्टेक, तुम लोगों के लिए कह रहा हूँ। कैलकुलेटर पे अगर गलती हो गई ना तो तुम तो आंसर लिख दोगे, अब वो आंसर जो तुमने लिखा है उसकी बैक एंड पे वर्किंग नहीं है, तो वो तुम्हें एक नंबर भी नहीं देगा। अच्छा अलबत्ता वर्किंग करोगे और तुमने कैलकुलेशन ब्लेंडर किया तो वर्किंग के नंबर मिलेंगे। तो ये दोनों में फर्क है, तो इसको याद रखना आपको। प्रेजेंटेशन, मैं तुम्हारी जगह होता तो भाई मैंने तो हमेशा हर पेपर में क्या किया है, वर्किंग कर लेता था पहले, और जो फाइनल आंसर होता था ना बाद में उसमें रेफरेंसिंग करता था, वर्किंग 1 2 3। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, वर्किंग 1 लिख दी, अब उसको देख रहे हैं 2 कहाँ डालूंगा अभी इधर। यानी समझाने की बात यह है कि पहले वर्किंग कर लेना, जो फाइनल आंसर आएगा ना उससे रेफरेंसिंग कर लेना बाद में। अब एक सवाल आया मेरे पास, जो सुनना, यही FAR 1 में थी, सर अगर मैंने वर्किंग 1 लिख दी और मुझे याद है वो वर्किंग 2 में जानी थी, अब तो मैं क्या करूं इसमें भाई, काट के इसको कर दे। नहीं सर वो तो गंदगी हो जाएगी। तो भाई खुदा के वास्ते, इससे अच्छा आप लोग वर्किंग 1 2 पहले नहीं लिखेंगे, पहले क्या करेंगे सिर्फ वर्किंग, और फिर आप जब फाइनल आंसर लेके आएंगे तो उसको आप वहां से रेफर कर देंगे। सही है जी। और नशे में नहीं करना रेफर, ऐसा लगा है कि सही रेफरेंसिंग, जो जहां से आंसर आ रहा है वहीं पे लिखना, वो सही है जी। चलें जी, रैंकिंग किस हिसाब से करेंगे, ये इस हिसाब से। अच्छा देखो भाई, रैंकिंग इस हिसाब से होगी, जिसका आंसर सबसे कम आएगा उसको पहला रैंक दे देना। सही है जी। हारिस कह रहे हैं रेफर ना करें, फिर बेटा वो पूछने के लिए बुला लेगा कमरे में तेरे को हारिस। सही है इधर। अच्छा जी इधर अब, जी शिदा पूछें। जनीता देखो इधर यार, सुनो भाई, एक सवाल का जवाब दे तो सब बच्चे, क्या ये फर्क पड़ता है इसमें कि पहले ऑप्शंस को रखूं या इसको? दोनों से लाजमी ईपीएस क्या होगी, क्योंकि दोनों का अर्निंग्स पे इम्पैक्ट नहीं है। सही है जनीता, आपका आंसर क्लियर। ये क्वेश्चन कैसे मिलेगा, मैं बस ग्रुप पे शेयर कर दूंगा ये। जिसका आंसर इम्पैक्ट में सबसे कम आ रहा है उसको नंबर 1। सही है शिदा, क्लियर है। क्या हुआ, मोबाइल भेजा था किसी का? चलें जी, बिल्कुल इनफ होंगे, बिल्कुल ऑफिशियल ग्रुप है यार डीडी का, बिल्कुल जी है। ओके जी। अच्छा अब इधर इधर प्लीज देखो यार, ये तो हमने जितने भी कॉन्सेप्ट किए थे, रैंकिंग हो गई, ये सारी चीजें खत्म हो गई। अब अपने पास जल्दी से हेडिंग डालो, शेयर स्प्लिट एंड शेयर कंसोलिडेशन, जल्दी से, शेयर स्प्लिट एंड शेयर कंसोलिडेशन। यानी ग्रुप से मिल जाएगा आपको, अभी अभी करवा रहा हूँ ना, बेसिक कॉन्सेप्ट है इसलिए कह रहा हूँ, मैंने कहा था ना 10 मिनट का है। पेरेंट कंपनी वाला नहीं है ना फामिया, आपके कोर्स का पार्ट नहीं है ना कंसोलिडेशन। फामिया क्लियर है। लिख दी मैंने हेडिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर स्प्लिट एंड शेयर कंसोलिडेशन। सही है। अरे वो तो बहुत आसान है यार। अच्छा भाई दाबिश कह रहे हैं कंटिन्यू डिसकंटिन्यू रह गया, बहुत ही मुश्किल कॉन्सेप्ट है, तो सुन लो भाई। इधर भाई तुम लोगों को बताया था जब, वो मैंने इंटेंशनली भी नहीं करवाया दाबिश, सबको भी पता है वो बात, मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि 100% जब कवर होता है वो भी कर लेते हैं। इधर भाई, आपको मैंने जब क्लासेस ये करवाई थी, और जिसने जहां से भी करा होगा, मैं आपको सिर्फ ये बता दूं, अगर एक एंटिटी है उसके एक से ज्यादा ऑपरेशन हो सकते हैं, एक से ज्यादा बिजनेसेस, ऐसा भी हो सकता है वो एक बिजनेस को डिसकंटिन्यू करे। सही है जी। तो आपको स्टैंडर्ड ये रिक्वायर करता है कि फॉर एग्जांपल 100 का प्रॉफिट कमाया एक कंपनी ने, उसमें से एक प्रॉफिट ऐसे ऑपरेशन से कमाया जिसको वो इस साल डिसकंटिन्यू कर चुकी है,
यानी डिसकंटिन्यू हो सकता है किया हो 6, 7, 8वें महीने में आके, तो तब तक तो कुछ ना कुछ कमाया होगा, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी लॉस हुआ होगा। तो आपको स्टैंडर्ड ये कहता है, सुनना सुकून से बात, ताकि ये यहीं कंक्लूड हो जाए, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं थी इसलिए कह रहा हूँ, कंक्लूजन के लिए बता रहा हूँ आपको। स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि आपके ऑर्डिनरी शेयर होल्डर ने कमाए तो 100 ही हैं, 100 ही कमाए, पर आप इसको दो हिस्सों में ब्रेक करके दिखाना। आप बताना कि कंटिन्यूड ऑपरेशन से कितने कमाए और डिसकंटिन्यूड से कितने कमाए। समझिएगा मेरी बात, यानी मैं इसको ब्रेक कर दूंगा 80 और 20 में, अज्यूमिंग के 20 कौन से ऑपरेशन का प्रॉफिट है, डिसकंटिन्यूड का, और कंटिन्यूड का कितना है, 80। मुझे एक बात बताओ, 80 और 20 में ब्रेक कर लिया तो मैंने कहा प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशन, प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड, दो ऑपरेशन के प्रॉफिट आ गए मेरे पास। अच्छा जी, पर मुझे तुम लोग एक बात समझाओ, अगर दो ऑपरेशन के प्रॉफिट से अलग किए तो शेयर होल्डर अलग अलग है, एक ही है, यानी दोनों के लिए वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स क्या रहेंगे, सेम। यानी मैं अपने शेयर होल्डर को ये बताऊंगा, आपने कुछ कमाया है कंटिन्यूड से, कुछ कमाया है, ताकि मेरे शेयर होल्डर को अकॉर्डिंगली पता लगे कि आपने जो अर्निंग उस 20 से कमाई है पर शेयर की, वो अगले साल नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, वो ऑपरेशन ही बंद हो गए। तो भाई आपको ये IFRS 5 की रिक्वायरमेंट है, आपको IFRS 5 ये कहता है, क्योंकि ये फाइनल का टॉपिक है, क्योंकि इसकी यहाँ पे इम्प्लीकेशन है, आपको IFRS 5 ये कहता है कि किसी भी साल में आप ये डिसाइड कर लें कि आपने कोई ऑपरेशन बंद करना है या आपने बंद कर दिया, तो आपको करना यह है कि उस ऑपरेशन की इनकम को अलग दिखाना है और कंटिन्यूड की इनकम को अलग दिखाना है। तो क्या इनकम चेंज हो गई या सिर्फ प्रेजेंटेशन अलग हो गई, यानी आप प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूड को अलग रखना, डिसकंटिन्यूड को अलग रखना। बात क्लियर है। फिर मैंने आपसे एक और बात पूछी कि कंटिन्यूड ऑपरेशन डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के प्रॉफिट को अलग करने का मतलब ये है कि प्रॉफिट ही नहीं है, प्रॉफिट है पर वो दो अलग अलग जगह से कमाया हुआ है। फिर एक और बात समझा दो मुझे, प्लीज सुनिएगा, जो मैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स रखूंगा उस पर कोई फर्क नहीं आएगा, कंटिन्यूड के भी सेम, डिसकंटिन्यूड के भी सेम। तो मेरे शेयर होल्डर को पता लग जाएगा कि कुल मिला के कमाया तो वही है, बट कुछ कमाया है कंटिन्यूड से, कुछ डिसकंटिन्यूड से, सिर्फ इतना सा फर्क है इसमें। क्लियर है। अच्छा, और फिर जो प्रेफरेंस डिविडेंड वगैरह है वो कहां से माइनस करोगे, कंटिन्यूड से, क्योंकि आपके पास पैसे देने के लिए ऑपरेशंस कौन से बचे हैं, कंटिन्यूड। भाई ये बात सबको याद रहेगी कि कंटिन्यूड ऑपरेशन से आपके रिटर्न माइनस होंगे, क्योंकि ऑपरेशन वो ही है अभी आपके पास कंटिन्यू रहने के लिए। क्लियर है जी, मैंने सिंपल आपको एक बार बता दिया ये वापस से। चलें जी आगे चलें इधर। अच्छा भाई सर, अब जल्दी से देख लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर स्प्लिट एंड शेयर कंसोलिडेशन। चलें जी आगे, श्वेता जी पूछें, एक क्वेश्चन पूछें जल्दी। नहीं ये नहीं पता, श्वेता जल्दी पूछ लें क्वेश्चन। अच्छा एक क्वेश्चन करवा दूं, ओके जी, जब सही जी, ओके। इधर सर होमवर्क भी दें, मैं होमवर्क दे दूंगा आप लोगों को, प्लीज। ग्रुप में ऐड, आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा, मैं ऐड करवा दूंगा। सही है जी। इधर क्वेश्चंस मिल जाएंगे सबको, पहले इधर देख लेते हैं। अच्छा भाई इधर, कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर स्प्लिट एंड शेयर कंसोलिडेशन, क्या देख के खुश हो रहा है उसमें, हाँ क्या कर रहा है तेरे को ये, हाँ नहीं देख क्या रहा है किताब में, हाँ ये दोनों कर रहे हो, तू करने दे रहा है, हाँ मना नहीं कर सकता इनको, क्या बोला तूने इनको। अब ऐसे लेडीज की तरह बोलेगा नहीं करो तो फिर ये करेंगे ना। ये क्या क्या कर रहे हैं तेरे साथ, मैं नहीं देख रहा, और तू करवा भी रहा है। हनुमान क्या हो गया तेरे को यार, क्लास चल रही हो, तू क्या क्या कर रही है, हाँ इधर लोग क्या बोलेंगे, ये लोग नए बच्चे हैं, करेगा भी, करवाएगा भी नहीं। इधर चलो, अच्छा भाई इधर देख लो, इधर
नहीं करना, अभी तो मुझे देखेगा। सही है, इधर। अच्छा भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर स्प्लिट एंड रिवर्स पे पहले शेयर स्प्लिट को पिक कर लेते हैं भाई हम। स्मॉलर। अच्छा भाई, पहले इसकी डेफिनेशन लिख दी है कि डिवाइड योर एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल इनटू स्मॉलर नंबर ऑफ शेयर्स so that number of shares increases without any corresponding change in resources। अभी बस इसका मतलब समझाऊंगा। तो ये शेयर स्प्लिट बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, 10 मिनट का। फिर शेयर कंसोलिडेशन भी 10 मिनट का, आसान है बहुत। क्योंकि ये आपके पास आपकी जो थ्योरी का पार्ट है उसमें भी था, तो मैंने कहा ये भी क्यों रह जाए, तो ये भी कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। कॉपी हो गया जी? नहीं, बता रहा हूँ ना किसके हिसाब से। बिल्कुल मैं याद करके आया था ये इधर। अच्छा भाई प्लीज, हाँ अभी देखना है इधर। मैंने अभी जो सवाल हमने किया था इसी को पिक करके देख लेते हैं भाई। ये रहा भाई, 5 मिलियन था ना हमारे पास शेयर कैपिटल। मैंने कहा भाई हमारे पास शेयर कैपिटल 5 मिलियन का है। ये हम कह रहे हैं कि सर ये रुपीज हैं। सही है जी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी कराते हैं, बिल्कुल वो भी करवा देंगे। अच्छा जी इधर प्लीज सुनिएगा। पीपी भी, पीपी तो लाजमी भाई, वो तो बहुत अहम है इधर। अच्छा भाई अभी तो देख लें प्लीज। मैंने ये कहा कि भाई आपका जो एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल है, देखो डिवाइड योर एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल। सही है जी, एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल मैंने लिख दिया 5 मिलियन। अच्छा इसकी पार वैल्यू थी 10 रुपए। पार वैल्यू थी 10 रुपए, प्लीज समझिएगा। अच्छा भाई पार वैल्यू थी इसकी 10 रुपए। अब अगर मैं इसमें यहाँ पे देखना चाहूं तो बाज औकात, प्लीज सुनिएगा, बाज औकात अगर किसी ने कंपनीज एक्ट पढ़ा नहीं है, अभी आगे जाके पढ़ेगा भी, तो मैं वन ऑफ द रीजन बता रहा हूँ तुम्हें। कंपनीज एक्ट के लिए मैं वन ऑफ द रीजन बता रहा हूँ आपको। किसी कंपनी के डायरेक्टर बनने के लिए हो सकता है कि आप अपने मेमोरेंडम में लिखें या आर्टिकल्स में लिखें कि भाई आपको मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड करना है। मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स वैसे तो एक ही होता है, पर हम चाहें तो अपनी तरफ से कंडीशन लगा सकते हैं आर्टिकल्स में कि भाई डायरेक्टर बनना है तो आपको इतने मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड करने पड़ेंगे। अच्छा डायरेक्टर बोलता है कि भाई मैं नहीं कर रहा होल्ड, जाओ बाहर में, तो हमें डायरेक्टर बनाना भी है उसको। तो अब उसके लिए हम करते हैं, सुनना जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हम बोनस इशू नहीं करते। आप ये कहें सर बोनस इशू करते हैं, पर बोनस इशू से एक मसला होता है। बोनस इशू से मसला ये होता है कि आपकी रिटेन अर्निंग यूटिलाइज होती है। बात समझ आई है? बोनस इशू से क्या होता है, आपकी रिटेन अर्निंग यूज हो जाती है। तो आप उसकी एंट्री क्या बनाते हैं, रिटेन अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। सुनना मेरी बात,
फिर इसके लिए एक और हल निकाला गया, मतलब मल्टीपल रीजंस की वजह से होता है। मैं तुम्हें सिर्फ एक बता रहा हूँ ताकि एक कॉन्सेप्ट रहे तुम्हारे पास। इधर सुनना, मैंने ये कहा कि भाई अब मुझे नंबर ऑफ शेयर्स भी इंक्रीज करना है और बोनस भी नहीं देना। बोनस दूंगा तो रिटेन अर्निंग यूज होगी। अच्छा, बोनस में भी मेरे पास कोई पैसे तो नहीं आते, बोनस में भी पैसे, पर हाँ रिटेन अर्निंग यूटिलाइज होती है, यानी उन्हीं के कमाए हुए पैसे मैं उनको दे देता हूँ शेयर्स की फॉर्म में। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ अलग सीन है जो अभी बताने वाला हूँ। 2 मिनट खाली फोकस करना है, यहाँ पे समझ आ जाएगी बात। मैंने कहा कि भाई अगर मैं अभी देखूं करंटली, तो ये 5 मिलियन शेयर्स, एक शेयर की पावर वैल्यू कितनी है? 10। तो मुझे बताओगे अभी एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं? 5 लाख हैं, एग्जिस्टिंग शेयर्स 5 लाख हैं, ऐसा ही है। हमने डिवाइड किया 10 से। अच्छा भाई, अब मैं कह रहा हूं ये कि भाई अपने एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल को स्मॉलर नंबर ऑफ शेयर्स में, सुनना, डिवाइड योर एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल इनटू, so the number of shares increases without any corresponding change in resources। अच्छा जी, यानी स्मॉलर अमाउंट ऑफ शेयर्स कर लेते हैं इसको ताकि और आसानी से ये समझ आ जाए, और अमाउंट के ऊपर लिख लेते हैं पावर वैल्यू। अब और इसको एग्जैक्ट कर लेते हैं, खाली जो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स लिखा था ना, इसको अमाउंट कर दो तो, ताकि एग्जैक्टली समझ आ जाए। तो सुनना, मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई आज के बाद अब मेरे एक शेयर की पावर वैल्यू मेरे कंट्रोल में होती है। मार्केट वैल्यू तो मार्केट के हिसाब से है ना, पावर वैल्यू मेरे कंट्रोल में है। मैंने ये कहा कि भाई अब मेरे एक शेयर की पावर वैल्यू है कोई 5 रुपीज पर शेयर। सुनिएगा मेरी बात, 5 रुपए पर शेयर, मेरे शेयर की वैल्यू कितनी कर दी मैंने? 5। अच्छा मुझे बताओ मेरी कंपनी के शेयर्स कितने हो गए? कितने हो गए? 1 मिलियन। 1 मिलियन शेयर्स हो गए। प्लीज सुनिएगा ये बात, 1 मिलियन शेयर्स हो गए मेरी कंपनी के। अब मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूँ, इसमें शेयर होल्डर चिल्लम चिल्ली नहीं करेगा, कोई नुकसान नहीं हुआ। समझिएगा कैसे? अगर मैं तुम्हें ये कहूं, प्लीज सुनिए फोकस से, जिस बंदे के पास एक शेयर थे अब उसके पास 2 हो गए, क्योंकि पावर वैल्यू क्या हो चुकी है? मैं कह रहा हूँ मार्केट वैल्यू चेंज नहीं हुई, ये बात दिमाग में रखना, मार्केट वैल्यू चेंज नहीं हुई, मार्केट वैल्यू अपनी जगह ही है। मार्केट वैल्यू अभी भी वही है। यानी अगर मैं आपको सिर्फ समझाने की ये कोशिश करूं कि भाई आपने सिर्फ पावर वैल्यू चेंज करके, ना कि बोनस इशू करके, अपने नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ा दिया। अब इसको रीड करते हैं, डिवाइड योर एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल इनटू स्मॉलर अमाउंट ऑफ शेयर्स सो दैट नंबर ऑफ शेयर्स विदाउट एनी कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन रिसोर्सेज। यानी सर मैंने सिर्फ एक काम ये किया, अपने शेयर कैपिटल को स्मॉलर अमाउंट ऑफ शेयर्स में डिवाइड कर दिया, तो मेरे नंबर ऑफ शेयर्स क्या हुए? बढ़ गए। अच्छा, अब क्या मैंने लोगों से पैसे लिए हैं? क्या रिटेन अर्निंग यूज किया है? या अपने शेयर्स को स्प्लिट किया है? कैसे? पार वैल्यू को यानी स्मॉलर अमाउंट में ब्रेक करके, स्मॉलर अमाउंट में ब्रेक करके। अच्छा यानी सर अब एक बात समझ आई, रिटेन अर्निंग भी सेम रही, पैसे भी नहीं आए, शेयर्स भी बढ़ गए। बताओ ये वन ऑफ तरीका है? अच्छा अब याद रखो एक चीज, अब गेम है, ईपीएस में क्यों करवा रहे हैं ये भी तो सीखना है, लॉजिकली तो ये भी देखना है। तो सुनिएगा, अच्छा वैसे इट्स सिमिलर कॉन्सेप्ट लाइक ₹10 पे ₹2 5, नहीं नहीं ये क्या बोल रहे रोहान, ऐसा कुछ नहीं है। इधर कंपनी लॉ में भी है ना सर, ये टॉपिक बिल्कुल कंपनी लॉ में है, बट अभी हम ईपीएस पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे सिर्फ समझाने के लिए था, वो फोकस करना है तुम लोगों ने इधर सुकून से। इधर अब मैंने ये कहा समझने के लिए, इधर देख ले तू। अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताओ सुकून से, इसको मैं ईपीएस से लिंक करने लगा हूं अभी। आपको याद होगा कि ईपीएस निकाली जाती है क्योंकि आपके शेयर कैपिटल में चेंज आता है, फर्दर इशू से आता है, बोनस, बायबैक, राइट, एक और आ गया शेयर स्प्लिट। क्या आ गया? शेयर स्प्लिट। यानी सर शेयर स्प्लिट से मुझे पता है कि किसी भी दिन पे, अच्छा फॉर एग्जांपल ये तो मैंने अभी ऐसे ही अज्यूम किया ना, इस सवाल में कैसे आएगा ये भी तुम्हें बता रहा हूँ अभी 2 मिनट में बस। पर क्या ये बात समझ आ रही है, इससे नंबर ऑफ शेयर्स तो इंक्रीज होंगे, बात क्लियर है? इससे नंबर ऑफ शेयर्स सर डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। और अच्छा ऐसा हो सकता है, मैं तुम्हें माइंड मैपिंग करते जाओ, देखते हैं कि किस तरीके का सवाल आ सकता है। तो सुनना, सवाल के बीच में किसी के साथ आ सकता है, तो देख लेते हैं क्या सीन है इसका। मैंने ये कहा 1 जनवरी पे हमारे 5 लाख शेयर्स थे, सही है। इसके बाद फर्दर इशू हुआ, मेक सेंस, फर्दर इशू हो सकता है, मना नहीं है। मुझे एक बात बताओ, जब फर्दर इशू हुआ, मैंने फर्दर इशू किया था 1 मार्च को, सही है जी, 1 मार्च को। मैंने ये कहा ओपनिंग था 5 लाख शेयर्स,
फर्दर इशू किया 1 लाख शेयर्स का, कुल मिला के कितने हो गए? 6 लाख। कंपनी ने डिसाइड किया 1 जुलाई को कि हम अपने शेयर्स को स्प्लिट करेंगे। तो आपको नहीं लगता 1 जुलाई को ये जो 5 लाख शेयर्स हैं वो भी स्प्लिट हो जाएंगे, और जो 1 लाख है उनसे पैसे लेके या उनकी पावर वैल्यू कम करके, तो उनको तो नुकसान हो जाएगा। पहले अब यूं कह सकता हूं मैं, अब समझना नुकसान क्यों नहीं होगा, इसको और क्लियर करता हूं। पहले एक शेयर 10 का था, 2 5 के उनके पास। बात वही है, समझ आ रही है ये बात? पहले एक शेयर कितने का था? 10 का था, अब 2 है 5 5 के। उसकी वेल्थ में कोई चेंज नहीं आया, उसके शेयर डबल हो गए बस, और वैल्यू कम हो गई। शेयर डबल हो गए, वैल्यू कम हो गई, यानी टोटल में कोई चेंज नहीं आया। मैं यही सिखा रहा हूं, शेयर होल्डर का कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स क्या किए मैंने, इंक्रीज कर दिए। क्लियर है? कैसे कैसे होगी? हर तेरे पास हुई ना, बोले सबके पास दो दो हो गए। सही है, सबके पास दो दो है ना। इधर अब इधर सुनना प्लीज। अच्छा भाई, भाग्यश्री जी पूछे, क्या नहीं समझ आया इसमें? हाँ जी, भाग्यश्री। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है भाई। भाग्यश्री सिर्फ इधर सुनो यार, इधर सुनो भाई, इधर सुन लो इधर प्लीज। भाई मगर मैं सीधा भाग्यश्री आपको ये बताऊं कि भाई अगर फॉर एग्जांपल आप घर से पैसे लेके निकले 100 रुपए, सही है जी, 100 का एक नोट है आपके पास, आपकी अम्मी ने बोला इधर वापस, आपको बोला कि भाई ये दो 50 50 के ले लो। अब मुझे एक बात बताओ, पहले एक नोट था कितने का? 100 का, अब दो हो गए 50, नुकसान तो नहीं है, खाली नोट क्या हो गए? यही है। ये सिर्फ इसलिए है ताकि मैं बता सकूं कि मेरे पास ज्यादा नोट है। ये भी क्या है, ज्यादा शेयर्स हैं, कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि क्या है, ये शेयर स्प्लिट। वो आपने नोट को स्प्लिट किया था, नोट को स्प्लिट ऐसे नहीं किया था बीच में से आधा कर दिया। सही है, दो अलग अलग नोट दे दिया था, तो ये वही बात है। क्लियर है? हाँ कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, खाली ये प्लीज समझना, सिर्फ मार्केट को बताने के लिए कि हमारे शेयर ज्यादा इन इशुएंस है। पर क्या मैंने वाकई में ज्यादा इशू किए हैं, या शेयर को स्प्लिट कर दिया था स्मॉलर अमाउंट में? अपनी पावर वैल्यू को कम करो, शेयर्स क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। किसी को नुकसान हुआ? कंपनी को नुकसान हुआ? सिर्फ शेयर्स क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। क्लियर है? शुक्रिया जी। इधर अच्छा भाई, अब इधर सुनो, इधर जल्दी से भाई, अब इसको ईपीएस से लिंक करना है, मैं बता दूं उसको। आपको सवाल में लिख के कैसे देगा? अच्छा भाई, यानी ये बात समझ आ गई है कि पहले, प्लीज सुनना यार, पहले आपके पास कोई 5 लाख शेयर थे, अब वो कितने हो गए? 1 मिलियन। अच्छा जी, इसको सवाल में लिख के देगा, प्लीज मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, अभी सुनना। सवाल में लिख के देगा 2 for 1 इशू। इसको यूं लिख के देगा, मतलब मैं 2 for 1 पहले लिखता, तुम अजीब से मुंह बनाते कि शेयर स्प्लिट कैसे हो गया, क्या चल रहा है। ये 2 for 1 स्कीम ऐसे बनेगी, 2 for 1 की स्कीम ऐसे बनेगी कि बोला ये जाएगा मार्केट के अंदर कि इस दिन पे जिसके पास एक शेयर होगा उसके शेयर्स कितने हो जाएंगे? दो। यानी हर एक बंदे के पास एक शेयर होगा तो उसको हम दो दे रहे हैं। बात क्लियर है? इसको हम कहते हैं 2 for 1। भाई ऑनलाइन वालों प्लीज बता दो तुम सब, क्या ये बात क्लियर है? 2 for 1 का कॉन्सेप्ट दे दिया मैंने इधर। सर लेकिन अगर एक शेयर की मार्केट वैल्यू 20 है तो शेयर स्प्लिट होके कंसिडर 40 मिल जाएगी। गलत गलत गलत, इंतहाई गलत। सुनो, एक शेयर की मार्केट वैल्यू नेहा अगर ज्यादा है तो वो स्प्लिट होके मार्केट वैल्यू स्प्लिट हो जाएगी। मार्केट वैल्यू भी तो स्प्लिट होगी। पहले एक शेयर की मार्केट वैल्यू साथ देख लेते हैं भाई, पहले एक शेयर की मार्केट वैल्यू 40 थी, अब एक शेयर की 20 हो जाएगी, तो ये तो शेयर होल्डर को नुकसान हो गया। तो भाई उसके पास शेयर भी तो दो हो गए, यानी अब उसके पास दो शेयर हो जाएंगे 20 20 के। क्लियर है? ओके जी, यानी भाई अल्लाह की कसम, क्या ये बात समझ आ गई? नुकसान नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। चलें जी इधर। ओहो सर, इट इज नॉट नेसेसरी हमेशा दुगने होंगे। 5 for 2, हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है भाई। भाई स्कीम ये कुछ भी हो सकती है स्प्लिट करने की, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दी है। सही है जी, मैंने सिर्फ एग्जांपल दी है, कोई भी स्कीम हो सकती है भाई। इसका फायदा ये हुआ जानी कि सिर्फ आपके नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए मार्केट को दिखाने के लिए। सही है इधर। अच्छा जी प्लीज,
शेयर हमेशा कम नहीं होंगे शिजा, शेयर हमेशा ज्यादा होंगे ना स्प्लिट में। वो शेयर कंसोलिडेशन है दूसरा मंजन। इधर अच्छा भाई पहले सुनो इधर, अभी ये सारे, हाँ बिल्कुल अब इधर सुनना, ये सारी चीज क्लियर हो गई। पहले सब एक बात बता दो कि भाई आपका शेयर स्प्लिट का मतलब ये होता है, वैसे ही जो IFRS में लिखा हुआ है कि शेयर स्प्लिट का मतलब ये होता है कि आपके शेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे विदाउट एनी कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इकोनॉमिक रिसोर्सेज में चेंज नहीं है, ये बात समझ आ रही है? क्योंकि हमें कोई रिसीट, कोई एडिशनल इनकम नहीं है, तो ये बात तो हमें क्लियर हो गई। चलें जी इधर, अब इधर तो अभी वो सिखाऊंगा ना मेरी जान, कंसोलिडेशन में, रुक जा। अच्छा भाई इधर, अब मुझे एक बात बताओ 2 for 1, अब इसको सवाल में लेके आते हैं कि कैसे होगा, सुनना तुम लोग बताओगे मुझे। इधर मैंने कहा अज्यूम मैंने किया, जाने सिर्फ समझ लो, सिर्फ समझ लो ताकि इसको अप्लाई कर ले, कुछ भी नहीं है इसका भी फैक्टर निकाल लेंगे। सुनना इधर, 2 ओपनिंग शेयर्स है मेरे पास, प्लीज समझना, कोई 5 लाख, सही है जी। हमने फर्दर इशू किया 1 लाख शेयर्स का, March 31 पे, सही है जी। इधर सुनना, और सर हमने यहाँ पे जुलाई 1 2000, बल्कि जुलाई 2000 क्यों लिख रहा हूँ, जुलाई 1 पे हमने शेयर स्प्लिट किया है 2 for 1। अच्छा भाई प्लीज सुनना, ये बहुत अहम चीज है तो सुनना, पहले गधा मजदूरी कर लेते हैं फिर शॉर्टकट जो हमें आता है ऑलरेडी आता है। इधर सुनना इधर, अब मुझे एक बात बताओ, पहले मैंने ओपनिंग कहा, भाई ओपनिंग कब से आउटस्टैंडिंग है? डे 1 से, ऐसा ही है? प्लीज सुनना यार, ओपनिंग डे 1 से आउटस्टैंडिंग है। हमने कहा भाई 5 लाख इंटू 12/12। अच्छा भाई 31 मार्च मतलब 3 महीने बाद, 9 कितना आ गया? 75,000। अच्छा भाई आपके हो गए शेयर स्प्लिट, ऐसा ही है? या प्लीज सुनना यार, आपके शेयर स्प्लिट हो गया, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मैं 1 जुलाई पे आके ये कह रहा हूं कि अब जिसके पास 1 शेयर है उसको मैं 2 शेयर दे रहा हूं, 2 for 1, 2 for 1, ऐसा ही है भाई? क्लियर है? अच्छा अब सुनना मेरी बात, 2 for 1, प्लीज सुनना इधर, यानी मैं कह रहा हूं जिसके पास 1 शेयर है उसके 2 शेयर हो जाएंगे। क्लियर है? अच्छा भाई अब मैंने किया ये एक एक मतलब ये गधा मजदूरी है इधर, यानी मैं ये कह सकता हूँ 2 for 1 मतलब ये है कि भाई अब शेयर होने जा रहे हैं दुगने। अब मैं तुमसे एक और बात पूछ रहा हूँ, प्लीज सुनना इधर, सर क्या मैं ये कह सकता हूँ इधर कि मेरे पास ये 5 लाख भी दुगने हो जाएंगे और 1 लाख भी दुगने हो जाएंगे, ऐसा ही है? यानी अच्छा भाई अब समझने की बात है ये कि मैं ये कह रहा हूँ कि भाई 2 for 1 का मतलब ये है कि जिसके पास 1 है, अब उसके शेयर्स कितने होने जा रहे हैं? 2 होने जा रहे हैं। पहले बताओ ये बात क्लियर है? चलिए जी, यानी ओके जी बिल्कुल सही है। अब सर मैं आ गया यहाँ पे शेयर स्प्लिट के दिन पे, ये कौन सा दिन है? जुलाई। क्लियर है भाई? जुलाई ये। अब मुझे एक बात बताओ भाई, यहाँ पे ये जो 5 लाख शेयर्स हैं, सही है जी, 5 लाख इनके थे, 5 लाख और दे दूंगा, सही है जी। ये कितना आ गया? 12/12, कितना आ गया ये? 5 लाख। अच्छा आप साहब ये कह रहे होंगे कि सर ये आपने कुछ मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? भाई ये तो स्कीम सोचने में मुसीबत है ना आपको, कि भाई दुगने कैसे होंगे, एक तो ऑलरेडी हैं और दे दोगे तो दुगने हो गए। अच्छा तो इसका आपने फैक्टर 12/12 क्यों रखा है सर? ये तो शुरू से ही मौजूद है, तो इनके ये भी कब से अज्यूम करेंगे? डे 1 से ही। बात क्लियर है जी? चलें जी इधर, अब मुझे एक बात बताएं, 1 लाख और देंगे, ये कब से? इसको 12 क्यों नहीं? अच्छा जी ओके, अब मुझे एक बात बताओ भाई, ये कितने आ गए? 75,000। कुल मिला के शेयर्स कितने हो गए? 1150। अच्छा ये वेटेड एवरेज है, हाँ ये वेटेड एवरेज है। अब आपको एग्जाम में सिर्फ क्या करना है, जैसे तुम लोग प्लीज सुनना, जैसे तुम लोग बोनस फैक्टर निकालते हो ना, या राइट का फैक्टर, जैसे आप सुनो ये 2/1 है ना, आप फैक्टर ये निकाल लेना 2/1, यानी अकॉर्डिंगली 2 आ गया। इसमें 1 प्लस परसेंटेज नहीं होगा, इसमें 1 प्लस परसेंटेज नहीं होगा। अब आगे सुनिए जी इधर, प्लीज सुनना, मैंने क्या किया शॉर्टकट में, ओपनिंग है 5 लाख,
मैं तुमसे ये पूछता हूँ, क्या ये 5 लाख ये दुगने हो जाएंगे? अच्छा ये जुलाई में हुआ है तो इस पे अप्लाई कर दो। मैंने 2 किया, 12/12 कितना आ गया? 1 मिलियन। मैंने कहा कि भाई आपके पास फर्दर इशू है मार्च 31 पे, कितने का? इस पे फैक्टर लगेगा क्योंकि इसके बाद स्प्लिट हुए हैं। 9 कितना आ गया? यही है भाई, अभी भी कहानी वही है। आपने सिर्फ करना क्या है, इसका फैक्टर 2/1 का मतलब क्या है कि हर उस बंदे को शेयर 2 हो जाएंगे जिसके पास 1 होगा। जी जानी क्या? देखो सीधी सी बात है, अगर मैं जुलाई को कह रहा हूं कि भाई मेरे सारे शेयर स्प्लिट हो जाएंगे, तो सारे शेयर्स का मतलब क्या है? जितने भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं। क्या मैं कह सकता हूं दिस इज लाइक अ बोनस? पर इसमें सिर्फ फर्क इतना है कि रिटेन अर्निंग यूज नहीं हो रही। दिस इज लाइक अ बोनस, पर इसमें रिटेन अर्निंग यूज नहीं हो रही है। भाई बात क्लियर है सर? एक तरह से फ्री के शेयर इशू है, बिल्कुल ऐसा ही है जी। इसका इम्पैक्ट से बेसिक में आएगा डेफिनेटली। डेफिनेटली। एक मिनट हाँ। सर तो मतलब डेट इज एलिमेंट है ना? नहीं नहीं गलत भाई, ये गलत, बहुत गलत। इधर इधर भाई ये कह रही हैं कि भाई सर क्या शेयर स्प्लिट की डेट रेलेवेंट नहीं है? रेलेवेंट है भाई। अगर मैं कहता, ये इधर सुनो, अगर मैं ये शेयर स्प्लिट करवाता लेट से, समझना, 1 फेब को, तो सिर्फ ओपनिंग स्प्लिट होते, फर्दर इशू स्प्लिट नहीं होते। तो बस इसका ख्याल रखना, यानी इसमें फैक्टर निकालने का तरीका 1+% नहीं है। जैसे वो बोल रहे ना 2/1, 2/1 कर देना, तो ये 2 का मतलब ही यही है कि इसके अंदर वो 100% वाला अमाउंट शामिल है। क्लियर है जी? सर अगर 5/2 हो तो डिवाइड बाय 5 बिल्कुल ऐसे ही होगा जी। आज से पहले सारे शेयर स्प्लिट होंगे जी। भाई कोई कुछ पूछ रहा है? जी जान। अभी जब तुम नशा लगा के कुप्पी पी के सोए हुए थे ना, मैंने इनको 10 बार बताई थी ये बात कि मार्केट प्राइस पे इसलिए इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि एक शेयर की प्राइस अगर 40 है, सही है, तो एक शेयर की थी वो। अब उसके बाद कितने शेयर हो जाएंगे? प्राइस एक शेयर की डेफिनेटली कम होगी। तो भाई फर्दर इशू की वजह से तो कैसे होगी? उसके तो पैसे भी आते हैं। तो राइट इशू जो होते हैं उसके लिए भंगी में एक्साइड प्राइस निकालता हूं ना। क्यों हो जाएगी प्राइस कम? तो वो तो सवाल में दी हुई होगी ना तुझे, तेरे को उससे क्या पंचायत है? भाई तुम जो कह रहे हो कि फर्दर आगे जाके जब मैं राइट इशू करूंगा, तो राइट इशू के दिन पे प्राइस दी हुई होगी ना तेरे को। तो वो कॉन्सेप्ट तो अपनी जगह है, इससे इसका क्या ताल्लुक है? मैंने 2 चीजें बताई हैं तुम्हें कि शेयर स्प्लिट से नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे, आपकी पर शेयर की वैल्यू गिरेगी, ओवरऑल वेल्थ में कोई चेंज नहीं आएगा। पहले एक शेयर 40 का था, अब 2 हो जाएंगे 20-20 के। सही है। अब जब तुम बात कह रहे हो कि मैं राइट इशू करूंगा, तो राइट इशू के दिन पे जो प्राइस होगी मैं वो कंसिडर करूंगा, और वो डेफिनेटली 40 से कम होगी। पर 20 से ज्यादा होगी या 20 से भी कम हो सकती है, क्योंकि मार्केट पे डिपेंड करता है। क्लियर है? वो बात अलग है, ये बात अलग है। इसमें तुम्हें शेयर स्प्लिट में सिर्फ ये सीखना था कि आपके शेयर स्प्लिट की वजह से नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। और मैंने लॉजिक दे दी है पूरी कि उसके अगेंस्ट में कोई इकोनॉमिक रिसोर्सेज में चेंज, दिस इज वन ऑफ अ काइंड ऑफ बोनस। पर ऐसा बोनस जो उनकी यूटिलाइजेशन रिटेन अर्निंग से नहीं हो रही है, पार वैल्यू कम होकर हो रही है। क्लियर है जी? ऑनलाइन वाला ये बात क्लियर है? अच्छा अब एक आखिरी चीज मैं तुम्हारा जवाब देता हूँ मोती वाला, इधर सुनना। तुम्हें ये बात का जवाब देना है इधर। अब एक चीज सुन लो इधर, हम बोनस की वजह से लास्ट ईयर की ईपीएस रीस्टेट करते हैं, हाँ या नहीं? अच्छा, अब दिमाग लगाना है, समझने की बात है। इस साल की ईपीएस कम आएगी ज्यादा आएगी? किस वजह से? स्प्लिट की वजह से? अच्छा शेयर स्प्लिट की वजह से कम आएगी। अच्छा अब मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, दो पैसे आए हैं कि तुम शेयर इशू कर रहे हो? अच्छा कोई अर्निंग हुई है? अच्छा कोई लॉस हुआ है कि तुम्हारी ईपीएस कम हो रही है? डिनोमिनेटर इंक्रीज हो गया है। अच्छा, तो अब अगर शेयर होल्डर कंपेयर करेगा लास्ट ईयर से इसको, तो उसको लगेगा लॉस है, जबकि लॉस, ये लॉस किसकी वजह से है? आप बोलेंगे शेयर स्प्लिट की वजह से। तो जैसे
इसमें ये 2 का फैक्टर है, इसको भी क्या करना है, इनवर्स से पिछले साल के मल्टीप्लाई कर लेना। आपकी लास्ट ईयर की ईपीएस भी 2 के फैक्टर से क्या हो जाएगी, क्योंकि लास्ट ईयर के, प्लीज समझना, लास्ट ईयर की शुरू से वर्किंग करूं तब भी ये 2 ही ऐड करूंगा, और लास्ट ईयर की ईपीएस को 2 से डिवाइड कर दूं तब भी बात एक ही है। यानी सर एक चीज सीखी हमने कि लास्ट ईयर की ईपीएस बोनस की वजह से भी रीस्टेट होती है, राइट इशू की वजह से भी होती है, राइट फैक्टर से, और स्प्लिट की वजह से। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है? सही है जी। यानी इसकी वजह से इसलिए रीस्टेट होगी क्योंकि इसमें भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज का चेंज नहीं है, तो हमने वो सीखा भाई, खाली एक कॉन्सेप्ट को रिफ्रेश कर रहा हूँ कि भाई इसकी वजह से भी रीस्टेट होगी। क्लियर है? अच्छा भाई, कंपैरेटिव ईपीएस के लिए बिल्कुल इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा भाई, अब इसका ऑपोजिट शेयर कंसोलिडेशन, तो फिर ये थ्योरी भी खत्म यहाँ पे। इधर जी, जी जान, यहाँ तू पूछ ले पहले। 20 से भी ज्यादा होगा ना उस वक्त, हालात वाकयात अलग होंगे। उस दिन पे जिस दिन स्प्लिट होगा ना, उस दिन एक शेयर 40 का 20 का हो जाएगा, बिकेगा। हाँ, फिर अगले दिन ही चेंज हो जाती है प्राइस तो। अच्छा भाई, अब एक सवाल आया, शेयर स्प्लिट करने से जब कोई रिसोर्सेज में फर्क नहीं आता तो करते क्यों है? अभी तो बताया मैंने नेहा, शेयर स्प्लिट इसलिए करते हैं ताकि मेरे नंबर ऑफ शेयर ज्यादा दिखे मार्केट में। एक और सीन सुन लो भाई, तुम्हें बता देता हूँ, मैं लॉ भी पढ़ाता हूँ तुम्हें, तो सुनो। आप प्लीज सुनना, आपको लिस्टेड कंपनी रहने के लिए स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेडिंग दिखानी होती है कि इतने, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज देख रहा होता है कि अगर ये ऐसी कंपनी है कि ट्रेडिंग इसकी नहीं हो रही इतनी, तो मिनिमम ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है। और तुमने अगर किसी को, खैर अभी पता बताना भी फजूल है तुम्हें अभी, कि जिस कंपनी का ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा होता है ना, उस कंपनी की प्राइस ज्यादा हाइप में होती है, क्योंकि उसमें मूवमेंट आ रही होती है, लोग देख रहे होते हैं, खरीद रहे बेच रहे हैं, खरीद रहे बेच रहे हैं, तो भाई इसके लिए भी होता है। अब अचानक से देखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स ऊपर चलेगा पर उसके अगेंस्ट में कोई कंसिडरेशन नहीं आई है, वन ऑफ द रीजन ये भी होता है अपनी शेयर्स की मूवमेंट दिखाना। बात क्लियर है? अब ये तुम्हारे लिए बेसिक से बेसिक एग्जांपल है, क्योंकि इसमें लोगों ने खरीदा बेचा नहीं है, सिर्फ शेयर स्प्लिट होकर डबल हो गए। बात समझ आई? पर इसके लिए फिर तुम बोलोगे सर ऐसे लोग पागल बन जाएंगे, इसके लिए फिर नोटिफिकेशन जाता है, वेबसाइट पे लिखा हुआ आता है कि शेयर स्प्लिट हुआ है, ताकि उसमें मिसलीडिंग नहीं हो। सही है जी। और कोई हम कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे चलें? इधर जी। अच्छा भाई, इधर प्लीज सुनिएगा, आगे जी। अब एक और सवाल है सर, राइट में कैसे रीस्टेट करते हैं? राइट में तुमने मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय एक्स साइड प्राइस का फैक्टर निकाला था, रीस्टेट ऐसे करना है, इसको उल्टा कर देना। सही है जी। यानी मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय एक्स साइड प्राइस था ना, इसको कर देना एक्स साइड प्राइस डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, और लास्ट ईयर की ईपीएस से मल्टीप्लाई कर देना। ये तो ऑलरेडी बता दिया था मैंने। राइट एडजस्टमेंट फैक्टर को रिवर्स कर देना। सही है जी। जनीता, क्लियर है ये बात? ओके, चलें जी। और कोई सवाल? अब जानिए सबको क्लियर है ये बातें, ऑनलाइन वालों? ओके जी, बेहतरीन है। आगे, अब सर से प्लीज भाई, अब सबको क्लियर है तो आगे चल देते हैं भाई। इधर शेयर कंसोलिडेशन, इधर तानिया, राइट ऐसे रजिस्ट्रेट होता है कि राइट एडजस्टमेंट फैक्टर को ऑपोजिट करके लास्ट ईयर की ईपीएस से मल्टीप्लाई कर देना, बस ये बताया मैंने। ये लिख लो भाई, डिवाइड योर एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल
अच्छा भाई, अब इसमें इसकी जो थ्योरी है वो ये कहती है कि भाई डिवाइड कर रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल को इनटू लार्ज अमाउंट ऑफ शेयर सो दैट आपके नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएं, पहले क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे। अब इससे पहले आप वजह पूछे तो मैं वजह भी बता देता हूं आपको, इधर सुनिएगा प्लीज। शिदा क्लास आपकी डिस्कनेक्ट हो गई थी, शिदा बस ये देख ले, मैं गोली गोली अपडेट करवा दूंगा। मैंने सिर्फ ये कहा था कि वही बोनस वाला इसका केस है कि लास्ट ईयर की ईपीएस ज्यादा दिख रही होगी, इस साल की ईपीएस कम दिख रही होगी। सही है जी, सिर्फ ये बताया था मैंने। और इस साल की ईपीएस इस स्प्लिट की वजह से कम दिख रही होगी, तो इसके फैक्टर के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना, लास्ट ईयर की ईपीएस को इंपैक्ट हट जाएगा इधर। अच्छा अब जानिए, अब तुमने सुनना है ये बात इधर, ये इसकी वजह बता रहा हूं कि क्यों होती है शेयर कंसोलिडेशन। जैसे पिछले केस में बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। जानिए, जैसे पिछले केस में जो अभी हमने किया उसमें ट्रेडिंग ज्यादा दिखानी थी। अब बाज़ औक़ात ट्रेडिंग ज्यादा दिखती है तो उसको कम दिखाना है। अब उसको कम दिखाने के लिए अपने शेयर्स को क्या कर दो, लॉजिकल सी बात है, शेयर्स भी कम होंगे तो ट्रेड भी कम होंगे। अच्छा जी, यानी अब ये वही बात है, ये वही बात है कि भाई ये इंटेंशन पे डिपेंड करता है। देयर आर मल्टीपल इंटेंशंस बिहाइंड इट, पर तुम अपने कोर्स की हद तक सिर्फ इतना याद रखो कि आपको या तो डायरेक्टर को शेयर्स देने थे और इसमें ट्रेडिंग का गेम है। क्लियर है जी? अब अच्छा एक और चीज सुनना, खाली ऐसे ही तुमसे पूछ रहा हूँ, पिक हो तो बताना वरना इसको डिस्कस करते हैं। तुम्हें याद होगा पिछले केस में ओवरऑल वेल्थ में कोई चेंज नहीं आया था, पर एक शेयर की वैल्यू कम हो गई थी। एक शेयर की वैल्यू कम हुई थी, बट शेयर होल्डर को नुकसान नहीं था क्योंकि उसके बाद एक की जगह दो शेयर्स हैं। अब बात वही थी। इसमें उल्टा केस है, इसमें मेरे ख्याल से एक शेयर की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो ये तो उसको फायदा हो गया। पहले उसके बाद दो शेयर्स थे 20-20 के समझो, अब उसके बाद एक हो जाएगा 40 का। यानी ये इसलिए भी किया जाता है ताकि मेरी मार्केट में जो शेयर प्राइस है उसकी वैल्यू ज्यादा दिखे, और कुछ जेन्युइन ज्यादा नहीं दिख रही है। किसकी वजह से? कंसोलिडेशन की वजह, शेयर कंसोलिडेशन की वजह से। भाई क्लियर है? दो रीजन बता दिए आपको मैंने, एक मार्केट प्राइस को थोड़ा सा सही करने के लिए, और दूसरा किसके लिए, शेयर्स की मूवमेंट को रोकने के लिए। सही है जी भाई, ये दो मैंने आपको मकसद बता दिए इधर। अच्छा भाई, मान कह रहे हैं इससे नुकसान नहीं होगा, मैंने अभी दोनों तो बता दिए, नुकसान नहीं होगा। नुकसान कैसे होगा, उल्टा फायदा दिख रहा था उसको कि दो शेयर थे उसके बाद 20-20 के, अब एक शेयर हो जाएगा 40 का। मार्केट में मेरे कंपनी की प्राइस 40 दिखेगी, क्या वो जेन्युइन इंक्रीज है या शेयर कंसोलिडेशन की वजह से होगा? सही है? क्लियर है भाई? इधर अब आगे सर वही चीज रखते हैं यहाँ पे, प्लीज इधर देखिएगा, जानी इधर, इधर देखिएगा। सर अब मुझे एक बात बताइए, यहां से मैंने आपको प्रूफ करना है, मैं वो इसको कनेक्ट करके भी दिखा दूंगा, तो देखना आखिरी चीज है ये। सर मैंने ये कहा कि भाई आपका शेयर कैपिटल वही सर 5 मिलियन। अच्छा, आपका अगर अगर सर अगर कोई शेयर होल्डर के पास ओनली 1 शेयर होगा तो उसका क्या होगा, आधा हो जाएगा उसका, आसान। सही है यार, ओवरऑल देखोगे ना तुम भाई। अच्छा जी, इधर अब मुझे एक बात बताओ, यानी उसके शेयर की वैल्यू जो है आधे शेयर ही कंसिडर की जाएगी, पर वो राउंडिंग ऑफ में देखा जाता है। आप जब ये कंपनी एक्ट पढ़ेंगे ना, उसमें राउंडिंग ऑफ के कॉन्सेप्ट है। वो बोलते हैं जब शेयर इशू हो या डिक्रीज हो तो उसको आप राउंड कर देते हैं, बिल्कुल उसमें आप हाफ में नहीं लेके जाते हैं। क्लियर है भाई? इधर अब सुन लो इधर। अच्छा भाई, मैं ये कह सकता हूं कि मेरे एग्जिस्टिंग 5 लाख है, ऐसा ही है। अच्छा, अब मैं अपनी पार वैल्यू पहले 10 से 5 की थी, अब 20 कर देते हैं। कितने शेयर हो गए कंपनी के? 250 हो गए। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, पहले 2 for 1 था, 2 for 1, 1 for 2 होगा। सही है भाई, देखो सीधी सी बात है इधर, पहले था 2 for 1, जिसके बाद एक था उसके, अब 1 for 2। अच्छा जी प्लीज सुनना, वही गेम जो पहले सीखा हमने इधर। अब मुझे एक बात बताओ, प्लीज सुनना यार,
जैसे 2/1 उसका फैक्टर था, इसका फैक्टर हम कर लेंगे 0.5। अच्छा, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि बोनस नहीं है, बोनस अपनी जगह, ये शेयर कंसोलिडेशन है। अच्छा, वही बात है, तो सुनो, मैंने कहा ओपनिंग शेयर है मेरे पास 5 लाख, और अज्यूमिंग ये जुलाई में हुआ है, तो मैं जुलाई में आके अगर ये कहूं कि इससे पहले जितने भी शेयर थे सब कंसोलिडेट हो जाएंगे, यानी मतलब वो कम हो जाएंगे, तो क्या इस 5 लाख को कम होना चाहिए? अच्छा जी, हम इसको प्लीज समझना, या तो मैं इसको 12/12 करूं और फिर नीचे अलग से माइनस करूं, या डायरेक्टली यहीं पे 0.5। अच्छा जी, यहीं पे 0.5, तो सर मुझे एक बात बताओ, 0.5 मल्टीप्लाई किया, ये खुद ही आधे हो गए। अब ये कब से आउटस्टैंडिंग है? डे 1 से। तो सर हमने इसको 12/12 2.5 लाख आ गया, ऐसा ही है जी। तो ये पार वैल्यू कंपनी अपनी मर्जी से चेंज करेगी, बिल्कुल अपनी मर्जी से करेगी रमशा, या तो कोई बता देगा इधर। अच्छा सुनो, कोई भी विश है ये अपनी, सही है जी, ये कंपनी की अपनी मस्ती है इधर। अच्छा भाई प्लीज सुनेंगे आप लोग, तो आपको फोकस करना है इधर। अच्छा भाई, यानी समझ, दो दो तरीके हैं। पहला तरीका ये जो मैंने गधा मजदूरी सिखाई आपको, कि आपने ओपनिंग पे 12/12 किया, फिर जिस दिन ये कंसोलिडेट हो रहे हैं उस दिन आपने नीचे से माइनस कर दिया, तो वो सही है या डायरेक्टली सही है? अब आधा करके माइनस करें या 0.5 ही करने, बात एक ही है, और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इससे पहले सीखा, आप उसके अंदर इसका इंक्रीमेंटल ऐड करें या डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई करें, बात एक ही है। तो आपको शेयर स्प्लिट कंसोलिडेशन में याद रखना है, 2/1 का मतलब है 2/1, 1/2 का मतलब है 1/2, यानी आपको बस फैक्टर निकाल के देखना है कि किस पे अप्लाई करूं या ना करूं, बस खुदा के वास्ते इतना से गेम है इसमें, और कुछ से ज्यादा कुछ भी नहीं है इधर। अच्छा भाई सर, अगर स्प्लिट और कंसोलिडेशन की डेट से पहले राइट और बोनस होता तो वो भी डबल हो जाता, बिल्कुल सही कह रही हो। अगर स्प्लिट से पहले बोनस इशू है, फर्दर इशू है, फिर बोनस है, वो सबके सब क्या हो जाते हैं? स्प्लिट, या सबके सब क्या हो जाते हैं? कंसोलिडेट। पर मैं सिखाना ये चाह रहा हूँ आप लोगों को, आप जो जो लाइन आइटम में फैक्टर अप्लाई करोगे खुद ब खुद होता जाएगा, हमें पंचायत करने की नीड नहीं है, सही है जी। अच्छा, अब इधर तुम लोग बताओगे ताकि यहाँ पे सीख जाए एक चीज इधर। मैंने कहा अज्यूम कर रहा हूं कि मैं 2020 की ईपीएस निकाल रहा हूं, मैंने अर्निंग अज्यूम की, सुकून से सुनना, मैंने अज्यूम की है ये, सही है जी, बोलना नहीं कि कहां से आई ये अमाउंट, अज्यूम कर रहा हूं मैं ये इधर। अच्छा जी, अबे भाई इधर शाजिल कह रहे हैं ये बायबैक होता, ओ भाई बायबैक में कंपनी की जेब से पैसे जाते हैं, ये भी सीख लो भाई आज। जो बायबैक होता है ना उसमें भी शेयर्स कम होते हैं, उसमें भी शेयर्स कम होते हैं, पर वहां पे आपकी जेब से पैसे जाते हैं, यहाँ पे शेयर्स कम हो रहे हैं विदाउट एनी चेंज इन इकोनॉमिक रिसोर्सेज। सही है भाई, दोनों अलग अलग बातें हैं। पुरानी पावर वैल्यू 10 है। अच्छा भाई, तो देखो हम अभी करंट ईयर में, तो सुनना, मैंने अज्यूम ये किया कि 2 मिलियन की अर्निंग पिछले साल भी है, इस साल की भी। इधर सुनना, इस साल के वेटेड एवरेज कितने आ रहे हैं? आपकी ईपीएस कितनी आई? दिस डिवाइड बाय दिस, जल्दी। 8 पर शेयर, चेक कर लो भाई, यही है। अच्छा इधर देखना प्लीज यार, 8 पर शेयर आपकी इस साल की ईपीएस आ रही है। मैं खाली एक चीज, लास्ट ईयर आपके शेयर्स कितने थे? 5 लाख, मैंने अभी आपको बताया था कि ये 5 लाख ओपनिंग थे आपके, 4 पर शेयर। अच्छा आप जरा गेम देखें, इधर समझें। अब ऐसा लग रहा है कि कंपनी ने वीआईपी कमाई की है, तुम्हारे सामने है ना, डबल हो गई है अर्निंग। अच्छा अब मुझे तुम एक बात बताओ, कंपनी में शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? जेन्युइन गेन नहीं है तो ये तो तुम बता रहे हो ना, क्योंकि तुमने ईपीएस पढ़ा हुआ है, उस भंगी को क्या पता। नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगे, लास्ट ईयर की ईपीएस को रीस्टेट करेंगे, लास्ट ईयर की ईपीएस को रीस्टेट करेंगे। अच्छा तो फिर मुझे एक बात बताओ, जब शेयर स्प्लिट होता तो उसमें ईपीएस ये इस साल वाली कम आती, ज्यादा कम आती, तब भी लास्ट ईयर की रीस्टेट होती। यानी भाई देखो, स्टैंडर्ड ने रूल रखा है कि जब भी कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं होगा, आप लास्ट ईयर की ईपीएस को क्या करेंगे? रीस्टेट करेंगे। आपके सामने है, मैंने ये प्रूव किया यहाँ पे कि इस साल की ईपीएस आपको कोई 8 पर शेयर की दिख रही है, लास्ट ईयर की ईपीएस कितनी है? 4, इस साल की डबल हो गई है। पर मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, इस साल की डबल तब हो जब मैं कुछ एडिशनल कमाऊं, क्या कुछ कमाया है?
नहीं सर। अच्छा, जो आपके नंबर ऑफ शेयर्स कम हुए, क्या तुमने बाय बैक किए हैं? नहीं, कोई जेन्युइन नहीं है। तो भाई बिला वजह आपके नंबर ऑफ शेयर्स कम हुए हैं, जिसकी वजह से ईपीएस ज्यादा आ गई है। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो उलट होता है वो स्प्लिट में होता है। आपके नंबर ऑफ शेयर्स बिला वजह, ईपीएस इसमें है रिवर्स, आपके बिला वजह शेयर्स, ईपीएस बढ़ गई है। तो इस मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन को सही करने के लिए वही आपका फैक्टर कितना था, 0.5। आप काम ये करें 1/0.5 करें, ये भी 8 पर शेयर आ गया। इसके ऊपर आप लिख देंगे रीस्टेटेड। अब देखो कोई पंगा नहीं है। अब शेयर होल्डर बोलेगा हाँ पहले भी 8 कमाए थे, अब भी 8 कमाए। अच्छा, अब क्योंकि 8 इसलिए कमाए क्योंकि अर्निंग्स में कोई चेंज नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अर्निंग्स में कोई चेंज होता तो वो जेन्युइन इनकम होती। वो कौन सी इनकम होती? जेन्युइन इनकम। मैंने किया ये कि सिर्फ इसका इम्पैक्ट कटा दिया। किसका? शेयर कंसोलिडेशन का। अच्छा, अब तुमसे एक एक करके पूछता हूं, तो हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। क्या मैं कह सकता हूं जब भी बोनस इशू होगा तब ये हरकत होगी? लास्ट ईयर का ईपीएस क्या होगा? उससे सिर्फ होगा ये कि बोनस का इम्पैक्ट एलिमिनेट हो जाता है। यानी हम कहते हैं बोनस के इम्पैक्ट को एडजस्ट करो फिर देखो परफॉर्मेंस। बात क्लियर है? दूसरा, जब राइट इशू होता है उसके अंदर भी बोनस होता है। राइट की वजह से भी क्या करूंगा? रीस्टेट करूंगा। और जैसे ही मेरी जान मैंने राइट की वजह से रीस्टेट किया, प्लीज सुनिएगा, राइट की वजह से मैंने जैसे ही रीस्टेट किया उसको, तो तुम्हें याद आएगा कि भाई राइट का इम्पैक्ट बोनस वाला हट चुका है, जेन्युइन परफॉर्मेंस के कंपैरिजन है। शेयर स्प्लिट की वजह से रीस्टेट होगा, हाँ या नहीं? ताकि इम्पैक्ट क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए कंपैरिजन के लिए। और शेयर कंसोलिडेशन की वजह से भी होगा। क्लियर है जानी? नहीं करवा सकता फामिया ऐसा। सर ऑप्शंस के बोनस से भी लास्ट ईयर की ईपीएस रीस्टेट होनी चाहिए ना। अच्छा, एक गलत चीज सुन लो, ये कह रहा था ऑप्शंस की वजह से लास्ट ईयर की ईपीएस रीस्टेट नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नहीं होता। ये किस शेयर होल्डर को है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। ऑप्शंस इशू नहीं हुए होते हैं, होंगे इन फ्यूचर। हम सिर्फ वो डाइल्यूटेड में दिखाते हैं। क्लियर है मुस्तफा? ये बात क्लियर है जानी? बिल्कुल, सिर्फ 4 चीजों की वजह से रीस्टेट होगा। चलें जी, आपका ईपीएस रिवाइज हो गया। कल की क्लास में हम इंशाल्लाह करेंगे गवर्नमेंट ग्रांट, वो भी 0 से लेकर आखिर तक। कैलकुलेटर पास होगा और सारे सवाल क्लास में सॉल्व होंगे। सही है जी, चलें जी, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।